आंख खुलते ही वो मुझ पर झुक गई। मुझे ख्वाब का सा समा लगा, जैसे मैं अब तक सो रहा हूँ और नींद की वादियों में रसवंती के साथ ये खूबसूरत लम्हात गुजारा हूँ। मुझ पर नींद का खुमार भी था और रसवंती की वालिहाना अदाओं का नशा भी तारी था। कुछ देर बाद मैं पूरी तरह बेदार हो गया। बिस्तर से उठकर गुस्ल वगैरह से फारिग होने के बाद मैं और रसवंती कुटिया से बाहर आए। गुलाम ने मुस्कुराकर इस्तकबाल किया। फौरन ही हमारे लिए खाने के इंतजामात किए गए। वहां हम खाना खाते रहे और बातें करते रहे। इस दौरान रसवंती बार बार मुझे सवालिया नजरों से देखती रही। आखिर मैंने पूछ लिया, क्या बात है, मुझे क्यों देख रही हो? क्या तुम मेरे दिमाग में पहुंचकर मेरे तजस्सुस को समझ नहीं सकते? समझ सकता हूं, तुम खुद ही बता दो तो बेहतर है। मैं इस इंतजार में हूं कि तुम हमारे पास बैठे बैठे कब दिमागी तौर पर गैर हाजिर हो जाओगे और परवाज में मसरूफ हो जाओगे। मैंने हंसते हुए कहा, हाँ, मुझे सायरा बानो, मरजाना और सोनिया वगैरह की खबर लेना चाहिए, लेकिन मुझे इत्मीनान है वो सब महफूज मुकामात तक पहुंच गई हैं। उन्हें दुश्मनों की तरफ से कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। मैं इत्मीनान से उनके पास जाऊंगा। रसवंती ने कहा, भगवान का शुक्र है कि तुम अभी कुछ देर तक हमारे पास दिमागी तौर पर मौजूद रहोगे। गुलाम ने मुस्कुराकर कहा, आका, आपने हमारी मालिका को परेशान कर दिया है। एक तो यहां से रुखसत होने वाले, दूसरा ये कि उनके पास मौजूद रहकर भी मौजूद नहीं रहते। भाई शिकायतें ना करो, मैं बहुत मजबूर हूं। कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा वक्त तुम्हारी मालिका के पास मौजूद रहूं। खाने के बाद मैंने 1 घंटा और रसवंती के साथ गुजारा। उससे खूब बातें करता रहा, वो खुश होती रही। 1 घंटे के बाद मैंने कहा, अब अगर इजाजत दो तो मैं इन तमाम लोगों की खबर ले लूं। वो मुस्कुराकर बोली, हाँ, ये जरूरी है। अब तुम्हें जरूर उनकी खबर लेना चाहिए। तुम्हारी वापसी का इंतजार करूंगी। हम दोनों बातें करते हुए फिर अपनी कुटिया में आए। मैं एक बिस्तर पर बैठ गया। लेटने को दिल नहीं चाहता था, इसलिए पालती मारकर आंखें बंद कर ली और सोनिया के पास पहुंच गया। वो पेरिस के मास्टर के पास एक बहुत ही आरामदेह सजे सजाए कमरे में बैठी हुई थी। उसने मास्टर से कहा था कि इसे सायरा बानो और मरजाना के मुतालिक फौरन बताया जाए कि वो कहाँ है और किस हाल में है। सोनिया की फरमाइश मास्टरों के लिए हुक्म का दर्जा रखती थी। पेरिस के मास्टर ने मास्टर क्रोटा मांगा से राब्ता कायम किया। फिर उसके जरिए मालूमात हासिल करते हुए मास्टर अब्दुल्ला बिन समीम के पास जा पहुंचा और वहां जो कुछ मालूम हुआ उसने सोनिया को बताया। सोनिया ने उनकी तरफ से मुतमईन होकर कहा, मास्टर, मेरे साथ जो साहब डियर जमाल आए हैं, पहले मैं उन्हें सायरा बानो की कोठी में भेजना चाहती थी, लेकिन अब मैं डियर जमाल को अपने साथ लेकर लंदन जाऊंगी। आप मास्टर अब्दुल्ला बिन समीम से कह दें कि मरजाना और उसकी अम्मी को लंदन पहुंचा दें। वहां मरजाना का इलाज बहुत जरूरी है। मैंने उसके दिमाग में कहा, हेलो सोनिया, मैं तुम्हारे पास हूं। वो बेख्तियार खुश हो गई। फिर जल्दी से संभल कर नागवारी से बोली, तुमने मेरे पास आने की तकलीफ क्यों गवारा की? मैं यहाँ खैरियत से हूं और अगर तुम मुझसे इसी तरह दूर रहो तो हमेशा खैरियत से रहूंगी। फजूल बातें ना करो, मैं तुमसे काम की बातें करने आया हूं। अगर बेकार बातें करूं तो तुम नखरे दिखाना। अच्छा कहो, क्या कह रहे हो? मरजाना को यकीनन इलाज के सिलसिले में लंदन पहुंचना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ तुम, डियर जमाल और सायरा बानो भी वहां पहुंचोगे तो नतीजा क्या होगा? हम सब दुश्मनों को एक ही मुकाम पर मिल जाएंगे। हमें मुख्तलिफ मुकामात पर होना चाहिए। यानी मैं लंदन ना जाऊं? तुम तो जरूर जाओगी, क्योंकि मैं अभी कल वहां पहुंच रहा हूं। फिर तो मैं कभी वहां नहीं जाऊंगी। मरजाना को लेकर इलाज के लिए अमेरिका चली जाऊंगी। हमने मरजाना के इलाज के लिए जो प्रोग्राम बनाया उसके मुताबिक वो लंदन में रहेगी। मैं उसकी निगरानी करूंगा और तुम वहां रहोगी। सायरा बानो और डियर जमाल को किसी दूसरे मुल्क में भेजा जाएगा। सायरा बानो अपनी बेटी को छोड़कर नहीं जाएंगी। उन्हें किसी तरह समझा बुझाकर अलहदा रहने पर राजी करना ही होगा। मरजाना के जरिए अगर उन्हें समझाया जाए तो शायद वो मान जाएंगी। फिर ये कि डियर जमाल का साथ होगा तो वो बहल जाएंगी। मैं तुम्हारी बात मानती हूँ कि मरजाना के इलाज के दौरान सायरा बानो और डियर जमाल को दूर रहना चाहिए, लेकिन मैं मरजाना के साथ लंदन में रहूंगी तो तुम वहां नहीं आओगे। अगर तुम आओगे तो मैं मरजाना को लेकर किसी दूसरी जगह चली जाऊंगी। क्या फैसला करते हो? तुम्हारी इस बात पर मुझे गौर करना होगा, क्योंकि मैं सामी के बारे में जानना चाहता हूँ। मास्टर से पूछो कि मेरी बिल्ली कहाँ है, तुम उसे अपने साथ रख लो। जब भी तुमसे मुलाकात होगी मैं सामी को तुमसे ले लूंगा। तुम फिर मुलाकात की बात कर रहे हो। मेरी तुम्हारी मुलाकात अब कभी नहीं होगी। चलो नहीं होगी, लेकिन सामी के मुतल्लिक मालूम करो। सोनिया ने मास्टर से सामी के मुतल्लिक पूछा। मास्टर ने कहा, मादाम मास्टर मॉस रोनी की मौत के बाद से मैंने यहाँ का चार्ज लिया है। मुझे जो कुछ मिला उसमें वो बिल्ली नहीं थी। मैं नहीं जानता कि वो कहाँ है। वैसे मैं यहाँ के खास मातियतों से अभी पूछता हूँ।
ये कहकर वो उठ गया और दूसरे कमरे में जाने लगा। सोनिया ने सोच के जरिए पूछा, क्या तुम मौजूद हो? हाँ, तुम्हें छोड़कर कहाँ जा सकता हूँ। बकवास ना करो, ये आशिकाना बातें सिर्फ रसवंती के लिए रखो। तुम तो जल भूनकर कबाब हो रही हो। मैं रसवंती से कभी नहीं जलती, उसकी तकदीर में तुम लिखे थे, उसका बुरा नहीं मानूंगी। मुझे तो गुस्सा इस बात पर है कि तुम अब भी अपने हरजाईपन से बाज नहीं आते। बेचारी तुम्हारी बीवी तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली है और तुम उसे छोड़कर फिर लंदन जाना चाहते हो। एक बार उसे छोड़कर निकलोगे तो शायद बरसों के बाद ही उससे मुलाकात करोगे। मैं तुम्हारी फितरत को खूब समझती हूँ। मैं तुम्हें पहले ही समझा चुका हूँ कि मैं रसवंती को नहीं छोड़ रहा, रसवंती खुद ही मुझे छोड़ रही है। वो अपने बच्चे की सलामती के लिए ऐसा कर रही है और मुझे भी बच्चे की सलामती मंजूर है। बच्चे की सलामती की आड़ में तुम्हें आजादी मकसूद है। तुम कितने शरीफ हो ये सोनिया से ज्यादा कोई नहीं जानता। बहरहाल मेरी बात का जवाब दो। तुम लंदन जा रहे हो, अपना इरादा बदल रहे हो? मैं थोड़ी देर तक सोचने लगा। अगर मैं लंदन जाने की बात करूंगा तो सोनिया मरजाना को वहां से जाने नहीं देगी। मैं मरजाना को रोकना चाहूंगा तो कामयाब नहीं होऊंगा, क्योंकि मरजाना खुद उसकी दीवानी थी। अब दूसरे पहलू से मैंने सोचा कि सोनिया को धोखा देकर लंदन पहुंच जाऊं। तब मुझे ख्याल आया कि वो सूंघने की हिस्स रखती है। लंदन में मेरी बू पालेगी तो मेरी मौजूदगी समझ लेगी। ये सब सोचने के दौरान मेरे अंदर कुछ बेचैनी सी पैदा हुई। मुझे महसूस हुआ जैसे कोई बात मेरे दिमाग में अटक रही है। मैंने अपने दिमाग को टटोलना शुरू किया तो सोनिया की वही सूंघने वाली बात दिमाग में चुभने लगी। मुझे याद है कि जब मैं रसवंती के साथ एक हथकड़ी में कैद किया गया था और सोनिया इसी जंगल में कई मील के फासले पर मरजाना के साथ थी, तो उसने मेरी बू क्यों नहीं सूंघी? वो बू सूंघकर सिम्मत का तयन करके मेरी तरफ आ सकती थी। जब मुझे ये बात याद आई तो ये भी याद आया कि जब वो जंगल में मरजाना को तलाश कर रही थी तो उस वक्त भी उसने मरजाना की बू नहीं सूंघी थी। वो मरजाना तक इसी तरह बू सूंघकर पहुंच सकती थी, लेकिन उसकी सूंघने की हिस्स क्या हुई? बेहिसी और बेबसी के साथ जंगल में इधर उधर क्यों भटक रही थी? मैं ये पूछने के लिए उसके दिमाग में पहुंचा। उसी वक्त मास्टर ने कमरे में आकर कहा, मादा मुझे अफसोस है, मैं आपकी बिल्ली सामी के मुतल्लिक कुछ नहीं जानता। मेरे मातियत भी इस बारे में लाइल्मी जाहिर कर रही हैं। मैंने सोनिया के दिमाग में पूछा, सोनिया तुम सूंघने की हिस्स रखती हो, सामी तुम्हारे पास काफी अरसे तक रही है, क्या तुम उसकी बू सूंघकर उसके पास नहीं पहुंच सकती? उसने गहरी सांस ली, फिर सोफे की पुश्त से टेक लगाकर बोली, मुझे इस सिलसिले में यहाँ के एक डॉक्टर से मिलना होगा। मैंने पूछा, डॉक्टर से क्यों मिलना होगा? वो बोली, बात यह है कि जहां मैं खुशबू को सूंघती थी वहां दुनिया भर की बदबू भी मेरी नाक तक पहुंचती थी। सूंघने की हिस्स इतनी तेज हो गई थी कि मैं नागवार बू बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। अक्सर सोते वक्त बेचैनी सी महसूस होती थी। आसपास कहीं दूर तक कोई कचरा घर हो या किसी किस्म की बदबू हो तो वो मुझे बेचैन कर देती थी। मैंने एक डॉक्टर से मशवरा किया। उसने बताया कि वो मुतवातिर इलाज के जरिए मेरी सूंघने की हिस्स को कम कर सकता है। मैं उसके जेर इलाज रहने लगी। वो मुझे खाने के लिए दवाएं देता था और इंजेक्शन भी लगाता था। फिर मैंने महसूस किया कि सूंघने की हिस्स कदर कम हो गई है, लेकिन इतनी तो थी कि पेरिस की हदूद में रहने वालों की बू सूंघ सकती थी। लेकिन उसके बाद पता नहीं क्या हुआ कि रफ्ता रफ्ता वो हिस्स बतदरीज कम होने लगी। अब सिर्फ इतनी कम हो गई है कि मैं सिर्फ अपने सामने वालों की बू महसूस कर सकती हूँ। जो मुझसे दूर हो या मेरी निगाहों के सामने ना हो, मैं उनकी बू नहीं पा सकती। क्या तुम दोबारा इलाज कराओगी और अपनी सूंघने की हिस्स को बहाल करोगी? हाँ, इस हद तक तो बहाल करना चाहती हूँ कि लंदन में रहूं तो तुम्हारी बू महसूस कर सकूं, ताकि तुम वहां न रह सको। तुम तो ख्वामखा मेरे पीछे पड़ गई हो, क्या मेरे लिए ये करोगी? तुम्हारे जैसे शैतान से दूर रहने के लिए मुझे अपनी सूंघने की हिस्स को बहाल रखना चाहिए। मैं बददुआ देता हूँ कि अब कभी तुम्हारी सूंघने की हिस्स बहाल ना हो। तुम्हारी इस बददुआ से जाहिर हो गया कि तुम लंदन जरूर पहुंचोगे। मैं तुम्हारे पास भी नहीं आऊंगा और ना ही लंदन जाऊंगा। मैं सायरा बानो और डियर जमाल के साथ किसी दूसरे मुल्क में रहूंगा। ये हुई ना काम की बात। मैं अपने तौर पर मालूमात हासिल करती रहूंगी कि तुम सायरा बानो और डियर जमाल के साथ रहते हो या नहीं। अगर तुमने मुझे धोखा देकर लंदन पहुंचने की कोशिश की तो बहुत बुरा होगा। बस धमकी ना दो, मैंने कह दिया मैं लंदन नहीं आऊंगी। हो सके तो मेरी सामी को तलाश करो। थोड़ी देर तक उससे नोकझोंक होती रही। फिर मैं सायरा बानो के पास पहुंच गया। हेलो अम्मी, आप कैसी हैं? वो खुश होकर बोली, बेटे खुश रहो, मैं अल्लाह ताला के फजल से बखैरियत हूँ। तुम अपनों की खैरियत सुनाओ। अपनों का मतलब तो ये हुआ अम्मी कि आप जमाल साहब की खैरियत पूछना चाहती हैं। वो एकदम से झींप गई, कुछ शर्माई, फिर जरा नाराज होकर बोली, शरीर कहीं के फजूल बातें करते हो। मैं भला क्यों उनकी खैरियत पूछूंगी? मैं तो सभी की खैरियत दरियाफ्त कर रही हूँ।
उन सब में जमाल साहब भी शामिल हैं और यूं कहना चाहिए कि वो सरे फहरिस्त हैं। चलिए मैं बताए देता हूँ, वो बखैरियत हैं और सोनिया के साथ पेरिस में मौजूद हैं। अब हम सोचेंगे कि किस तरह एक दूसरे से मुलाकात हो सकती है। वैसे आपकी खुशी और इत्मीनान से जाहिर हो रहा है कि मरजाना आपके पास पहुंच गई है। हाँ, वो मेरे पास तो पहुंच गई है, मगर इस वक्त मेरे समझाने के बावजूद हशमत बेग के पास गई है। बेटा वो उसे बुरी तरह मारेगी, उससे इंतकाम लेगी। तुम उसे समझाओ, मैं नहीं चाहती कि वो किसी के खून से अपने हाथ रंगे। आप इत्मीनान रखें अम्मी, वो ऐसा नहीं करेगी। मैं उसे बाज रखूंगा। अच्छा, मैं उसके पास पहुंचकर देखता हूँ। ये कहते ही मैं मरजाना के बजाय हशमत बेग के दिमाग में पहुंच गया। वो एक खाली कमरे के नंगे फर्श पर बैठा हुआ था और बुरी तरह घबराया हुआ था। पहले तो वो खुशफहमी में मुब्तला था कि उसे जिस हेलीकॉप्टर में सवार कराया गया था वो हेलीकॉप्टर उसके बेटे ने ही भेजा होगा। तराबल्स पहुंचने तक वो यही समझता रहा। जब सायरा बानो को एक निहायत ही खूबसूरत बंगले में पहुंचाया गया तो वो कहने लगा, देख लो मेरे बेटे ने कैसे इंतजामात किए हैं। दुनिया के हर हिस्से में उसकी पहुंच है। अब तुम यहां बैठकर आसानी से खजाने का पता बताओगी। उस वक्त तक सायरा बानो को मालूम हो चुका था कि वो दोस्तों में आ गई है। उन्होंने एक मुसल्ला मुहाफिज से कहा, ये मुझसे खजाने का पता पूछ रहा है, इसे खजाने तक पहुंचा दो। सायरा बानो की बात सुनते ही दो मुहाफिजों ने उसे दोनों तरफ से पकड़ लिया। तब हशमत बेग ने हैरानी और परेशानी से पूछा, ये क्या हरकत है? तुम लोगों ने मुझे क्यों पकड़ा है? सायरा बानो ने उसका हकारत से देखते हुए कहा, जी चाहता है तुम्हारे मुंह पर थूक दूं, तुम्हें जूते लगाऊं, मगर अफसोस मेरी परवरिश एक शरीफ खानदान में हुई है। अगर मैं ऐसी हरकत करूं तो तुम में और मुझ में कोई फर्क नहीं रहेगा। तुमसे फरहाद समझेगा। जाओ इसे ले जाओ। तब हशमत बेग को पता चला कि वो धोखा खा गया है और पूरी तरह बाजी हार चुका है। वो दूसरों के लिए गड्ढा खोद रहा था, खुद एक गड्ढे में आ गिरा है। उसके सोचने के दौरान कमरे का दरवाजा खुलने लगा। वो जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। खुले हुए दरवाजे पर जो हस्ती नजर आई उसे देखते ही उसके होश उड़ गए। मरजाना दोनों हाथ कमर पर रखे खड़ी हुई थी। उसके पीछे दो मुसल्ला मुहाफिज थे। चंद लम्हों तक उसे तेज चुभती हुई नजरों से देखती रही। फिर उसने खामोशी से दोनों हाथ अपनी कमर से उठाकर पीछे की तरफ हाथों से यूं इशारा किया जैसे मुहाफिजों को वहां से जाने का हुक्म दे रही हो। मुहाफिज अबाउट टर्न होकर जाने लगे। वो कमरे के अंदर आई और दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। हशमत बेग घिघियाने लगा। उसके मुंह से मारे दहशत की अजीबोगरीब आवाजें निकलने लगी। वो कुछ कहना चाहता था, मगर मरजाना की हैबत ऐसी तारी थी कि उसके मुंह से सही अल्फाज नहीं निकल रहे थे। जिन लोगों ने सायरा बानो को जवानी में सताया था और बुरी तरह बर्बाद किया था, उनके साथ मरजाना किस बुरी तरह पेश आई थी, ये बात हशमत बेग जानता था। उसे ये भी मालूम था कि सायरा बानो ने अपने एक दुश्मन को मुआफ कर दिया था। जब मरजाना आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाते हुए उसके करीब आने लगी तो उसने हाथ जोड़कर कहा, बेटी तुम्हारी अम्मी जितनी रहमदिल हैं, तुम्हारे अब्बा मरहूम भी उतने ही इंसान दोस्त और रहमदिल इंसान थे। दुश्मनों को मुआफ कर दिया करते थे। मेरी उम्र देखो, मैं तुम्हारे वालिद की जगह हूं। उसकी बात पूरी होते ही मरजाना ने दोनों हाथों से झपटकर उसके गिरेबान को पकड़ा और फिर एक तरफ झटका देकर उसे सामने वाली दीवार की तरफ फेंक दिया। वो लड़खड़ाता हुआ उस दीवार से टकराया। मरजाना चीख कर बोली, कमीने, आज कह रहे कि मेरे बाप की जगह है। पहले कहता रहा कि मेरा बाप है, मेरी माँ को बदनाम करता रहा। आज मौत नजर आ रही है तो लहजा बदल गया है, रिश्ता बदल गया है, लेकिन मेरे तेवर नहीं बदलेंगे। वह दीवार की तरफ से कांपते हुए बढ़ रहा था। मरजाना ने अपना एक हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। वो सहमकर दीवार से चिपकने लगा। मरजाना का वो हाथ उसकी ठोड़ी के नीचे आया। फिर हशमत बेग को यूं लगा जैसे उसको दोनों जबड़े आहनी शिकंजे में कस गए हों। वो बुरी तरह कांपने लगा। बड़ी मुश्किल से मुंह खोलकर कहने लगा, बेटी, मैं कमजोर हूं, तुम शाहजोर हो। मरजाना ने उसे इसी तरह जबड़ों से थामकर दीवार से लगाकर हाथ की कुव्वत से जरा ऊपर उठाया, फिर नीचे धक्का दिया। वो गिरा तो उसके सीने पर पांव रखकर बोली, जब से इंसान इस दुनिया में आया है तब से शाहजोर और कमजोर का खेल जारी है। यहाँ बड़ी मछली छोटी मछली को निकलती है। शाहजोर कमजोर को कुचल देता है। कमीने, जब मेरी माँ कमजोर थी और तू जुल्म कर रहा था तो उस वक्त तुझे ये याद नहीं है कि मेरी माँ कमजोर है और तू शाहजोर है। कभी वक्त बदलेगा तो तू कमजोर होगा और तकदीर तेरी बेबसी का मजाक उड़ाएगी। उसने जो लात उसके सीने पर रखी थी उसी लात से उसके मुंह को जोर से कुचल दिया। वो फर्श पर तड़पने लगा। उसने उसके बालों को मुट्ठी में पकड़कर एक जोर का झटका दिया और फर्श पर बिठा दिया। उससे एक कदम दूर होकर बोली, जो ताकतवर होते हैं वो यही समझते हैं कि हमेशा ताकतवर रहेंगे। वक्त और उम्र और हालात और तकदीर उन्हें कभी कमजोर नहीं बनाएगी। वो कुदरती निजाम को भूल जाती हैं, जैसे तू भूल गया था। अब तुझे मैं याद दिला रही हूँ
ताकि दूसरे ताकतवरों को ये इबरत हासिल हो कि आने वाला वक्त एक इबरत की घड़ी होता है और किसी वक्त भी शहजोर को कमजोर बना देता है। ये कहते उसने एक जोर की लात उसके मुंह पर मारी। वो चीखने लगा, फर्श पर तड़पने लगा, यूं हाथ पांव मारने लगा जैसे मौत के अंधेरे में डूब रहा हो और तैरकर पार निकल जाना चाहता हो। मैंने कहा, मर जाना बस करो, कैसे मार डालोगी? अभी नहीं, अभी तो मैंने थोड़ा सा नमूना पेश किया। अपनी अम्मी के सामने इसकी ऐसी मुरम्मत करूंगी कि ये मौत की भीख मांगेगा और इसे मौत नहीं मिलेगी। मैं इसे जिंदा रख रख कर मारूंगी। ये तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम्हारी अम्मी रहमदिल हैं। उनके सामने तुम सजा दोगी, ये तड़पेगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, फरियाद करेगा तो तुम्हारी अम्मी तुम्हें मजबूर कर देंगी कि इसे मुआफ कर दो। वो सर झटक कर बोली, मैं इसे हरगिज मुआफ नहीं करूंगी। ये तुम्हारी जिद है, वरना तुम अपनी अम्मी के सामने झुक जाओ, जानता हूं। और तुम भी। तुम क्या चाहते हो? मैं चाहता हूं कि जो सबक तुम इसे देना चाहती हो वही सबक इसके बेटे को मिले। इसका बेटा समझे कि ताकत के घुमंड में दूसरों को परेशान करने, बर्बाद करने, जंगलों में भटकाने और हमें अपने मुल्क से दूर रखकर हमारे मुल्क के टुकड़े होने का तमाशा देखने वाले का अंजाम क्या हो सकता है, ये सबक जलाल बेग को सिखाना होगा। तुम क्या करना चाहते हो? जलाल बेग की चाल को उसे लौटाना चाहता हूं, यानी हशमत बेग के सीने पर मौत का एक बम बांधकर इसे उसके बेटे के पास रवाना कर दिया जाएगा, इस चैलेंज के साथ कि इस बम के तार को सिर्फ हम में से ही कोई लैदा कर सकता है और दूसरा कोई कोशिश करेगा तो हशमत बेग के साथ इसके धमाके से हलाक हो जाएगा। मरजाना ने खुश होकर कहा, हाँ, ये बहुत अच्छी तदबीर है। मैंने देखा कि 30 घंटे तक मेरी अम्मी और हम सब की इस तरह ज़हनी अजियतों में मुब्तला रहे। हर लम्हा हमें मौत नजर आती रही। यही हाल अब जलाल बेग का होगा। वो फर्श पर औंधे मुंह पड़ा कराह रहा था। मरजाना उसे दूर हटकर उसे थोड़ी देर तक देखती रही। फिर उसने दरवाजा खोला। बाहर वही 2 मुसल्ला जवान खड़े हुए थे। उसने कहा, हशमत बेग को ले जाकर गुसल कराओ, इसे ढंग का लिबास पहनाओ और अच्छी तरह खिलाओ पिलाओ। हम इसे बड़ी इज्जत के साथ इसके बेटे के पास पहुंचाएंगे। हशमत बेग मरजाना की बातें सुनकर फर्श पर बैठ गया और हैरानी से उसे देखने लगा, जो अभी उसे बुरी तरह मार रही थी। वही अब उसे नहलाने धुलाने और खिलाने पिलाने की बातें कर रही थी। मरजाना उसकी तरफ पलट कर देखने लगी तो वो सहम कर खड़ा हो गया। वो आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए उसके पास आई और बोली, तुम सोच रहे होगे कि अचानक मेरा मजाज क्यों बदल गया है। वो हाथ जोड़कर रोते हुए बोला, बेटी मुझे माफ कर दो। मैं आइंदा तुम माँ बेटी के खिलाफ भी कोई बात नहीं सोचूंगा। हाँ, मैंने तुम्हें और तुम्हारे बेटे को मुआफ कर दिया है, इसीलिए तुम्हारी वापसी का इंतजाम कर रही हूं। उसने हशमत बेग के सर पर हाथ रखकर पुचकारते हुए कहा, जानते हो ना, जानवर को ज़िबा करने से पहले उसे नहलाया धुलाया और खिलाया पिलाया जाता है। ये कहकर वो उसके पास से पलट गई, फिर तेजी से चलते हुए कमरे से बाहर निकल गई। हशमत बेग सहमे हुए अंदाज में दीदे फाड़कर उस काली दरवाजे को देख रहा था जहां से वो गुजर कर गई थी। वो दहशत से बुरी तरह कांप रहा था। वाकई ये तदबीर मुनासिब थी कि जलाल बेग को उसकी चाल लौटा दी जाती। उसके बाप के सीने पर एक बम को लपेटकर उसे उसके बेटे के हवाले कर दिया जाता। इस तरह तवक्को थी कि बेटा अपने बाप से महरूम हो जाता। आने वाला वक्त ही बता सकता था कि क्या होने वाला है। मुझे त्राबल्स के मास्टर अब्दुल्ला बिन समीम के सामने इस तदबीर को पेश करना था। वही ऐसे इंतजामात कर सकता था और माहिरों को बुलाकर फौरी तौर पर एक ऐसा खतरनाक बम तैयार करा सकता था। ये सोचकर मैं मास्टर अब्दुल्ला के दिमाग में पहुंच गया। उस वक्त वो अंग्रेज दोशीजा के साथ था। मैं फौरन ही लाहौल पढ़ता हुआ उसके दिमाग से निकल आया। मैं थोड़ी देर तक खुद को खाली ज़हन रखने की कोशिश करता रहा। किसी हद तक कामयाबी भी हुई। फिर दोबारा मास्टर अब्दुल्ला के पास पहुंचा तो इस वक्त वो एक आरामदेह पलंग पर नीम दराज था और अंग्रेज दोशीजा से किसी अजनबी जुबान में गुफ्तगू कर रहा था। मैं मास्टर के दिमाग से तर्जमा सुनने लगा। मास्टर ने पूछा, तुम सोनिया और मरजाना को कैसे जानती हो? उन्हें कौन नहीं जानता? मैंने उनके मुतल्लिक पढ़ा भी है और दूसरों से सुना भी है। क्या कभी तुम्हारी उनसे मुलाकात हुई है? मास्टर ने अपने सीने पर फखर से हाथ मारते हुए कहा, मेरी तो फरहाद साहब से बराह रास्त टेलीपैथी के जरिए गुफ्तगू हुई है। उनकी साथी मरजाना और उसकी वालदा मेरी मेहमान है। अंग्रेज लड़की ने खुश होकर पूछा, फिर तो उनके साथ फरहाद भी आया होगा? नहीं, फरहाद साहब नहीं है। अलबत्ता उन औरतों के साथ उनका दुश्मन हशमत बेग है, जिसे हमने एक कमरे में कैद कर रखा है। अब फरहाद साहब उसके मुतालिक जो फैसला करेंगे हम उस पर अमल करेंगे। क्या वो कैदी बहुत खतरनाक है? बिल्कुल नहीं, वो तो एक बूढ़ा और बेजर्र आदमी है। वो बोली, हाय बूढ़ा ना कहो, किसी बूढ़े का जिक्र सुनती हूँ तो मुझे अपना बाप याद आ जाता है। मुझे अचानक उस बूढ़े से हमदर्दी हो जाती है। क्या मैं उसे एक नजर देख सकती हूँ? भला तुम उसे देखकर क्या करोगी? मैंने बताया ना, जब मैं छोटी सी थी तभी मेरा बाप मुझे और मेरी माँ को छोड़कर चला गया था, मगर मैं उसे भुला नहीं सकी। मेरी माँ कहती है कि अब वो बहुत बूढ़े हो गए होंगे।
मैं किसी भी बूढ़े को देखती हूँ तो उसमें मुझे अपने बाप की झलक दिखाई देती है। मास्टर अब्दुल्ला ने हंसते हुए कहा, तुम अजीब लड़की हो। हमने जिसे दुश्मन की हैसियत से कैद कर रखा है, तुम उसे अपना बाप समझकर मिलना चाहती हो, तो क्या हुआ? उसे भगाकर तो नहीं ले जाऊंगी? मास्टर ने जोर से कहका लगाते हुए कहा, हमारी कैद से किसी को ले जाना इतना आसान नहीं है। मैं अभी थोड़ी देर बाद तुम्हें उससे मिला दूंगा। मुझे कुछ शुबा सा हुआ। इस लड़की की बातों पर गौर करने लगा। उसने बातें करते हुए अचानक ही सोनिया और मरजाना से गुजर कर बात का रुख हशमत बेग की तरफ मोड़ दिया था और अपने गुमशुदा बाप का हवाला देकर उससे मिलना चाहती थी। अब तक यही देखने में आया था कि लोग मेरी टेलीपैथी से मुझसे और सोनिया से बहुत ज्यादा दिलचस्पी लेते थे। ये मैंने पहली मर्तबा देखा था कि कोई औरत हमारे दुश्मन में दिलचस्पी ले रही थी। मैं मास्टर को उस वक्त मुखातिब करना नहीं चाहता था। मेरे मुखातिब करने से वो चौंक कर खामोश हो जाता तो उसकी महबूबा को मालूम हो जाता कि मुझसे राब्ता कायम हो गया है। मैं उसे शुबा में मुब्तला करना नहीं चाहता था, लिहाजा मैंने मरजाना को मुखातिब किया। हेलो मरजाना, तुम इस वक्त जहां हो वहां के मास्टर से कैसे राब्ता कायम करती हो? उसने कहा, मैं टेलीफोन के जरिए से राब्ता कायम कर सकती हूँ। ठीक है, उसका नंबर डायल करो। मरजाना ने रिसीवर उठाकर नंबर डायल किया। जब राब्ता कायम हो गया तो मैंने मरजाना की जुबान से कहा, हेलो, मैं मरजाना बोल रही हूँ। मास्टर अब्दुल्ला से बात करना चाहती हूँ। मादाम होल्ड करें, अभी राब्ता कायम हो जाएगा। जिसने मरजाना को इंतजार करने के लिए कहा था, मैं उसके दिमाग में पहुंच गया। उसने इंटरकॉम के जरिए मास्टर अब्दुल्ला को इतला दी थी कि मादाम मरजाना उसे बात करना चाहती हैं। मास्टर ने अपने सराहने रखे हुए रिसीवर को उठाकर कहा, हेलो मादाम, मैं मास्टर अब्दुल्ला आपकी खिदमत के लिए हाजिर हूँ, फरमाइए। मैंने मरजाना की जुबान से कहा, मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ी देर के लिए अपने कमरे से बाहर तशरीफ ले आएं और बाहर के टेलीफोन पर मुझसे गुफ्तगू करें। बहुत अच्छा, मैं अभी हाजिर होता हूँ। उसने रिसीवर रख दिया। मैंने मरजाना से कहा, अब तुम रिसीवर रख दो, मैं मास्टर से बात कर लूं। मरजाना ने पूछा, क्या कोई खास बात है? मैं अभी आकर तुम्हें बता दूंगा। ये कहकर मैं उस शख्स के दिमाग में पहुंच गया जिसने मरजाना के फोन का राब्ता मास्टर के फोन से मिलाया था। थोड़ी देर बाद मास्टर अपनी ख्वाबगाह से बाहर निकला तो मैंने उस शख्स की जुबान में कहा, हेलो मास्टर, इस वक्त मैं आपका मातियत नहीं, फरहाद अली तैमूर बोल रहा हूँ। वो अपने मातियत को देखकर ठिठक गया और बेयकीनी से उसे देखने लगा। मातियत ने मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा, यस मास्टर, मैं फरहाद अली तैमूर हूँ। मैं टेलीपैथी के जरिए भी राब्ता कायम कर सकता था, लेकिन आपकी ख्वाबगाह में जो हसीना है उसे हमारे राब्ते का इल्म हो जाता और ये मैं नहीं चाहता था। फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? पहले तो मैं ये मालूम करना चाहता हूँ कि आपकी ख्वाबगाह में मौजूद लड़की कौन है? वो एक मुकामी लड़की है, उसका नाम सलोमी है। मैंने आपके दिमाग से मालूम किया कि वो अंग्रेज है, फिर मुकामी कैसे हो गई? उसका बाप अंग्रेज था, माँ मुकामी थी। बाप बचपन में उसे छोड़कर चला गया। वो रंग और नस्ल के एतबार से अंग्रेज है। फिर तो वो अंग्रेजी भी जानती होगी। नहीं, उसकी माँ ने उसे अंग्रेजी की तालीम नहीं दी। उसे अपने बाप से नफरत थी, इसलिए उसकी जुबान से भी नफरत रही। वह सिर्फ मुकामी जुबान बोलती है। मास्टर, मुझे इस लड़की पर शुबा है। आप फौरन इसे हशमत बेग से मिलाने का इंतजाम करें। मैं देखना चाहता हूँ कि वो क्यों उससे मिलना चाहती है। मास्टर ने हैरानी से अपने मातियत को देखकर कहा, फरहाद साहब, ताज्जुब है, आपने वो सारी बातें सुन ली जबकि हम मुकामी जुबान में गुफ्तगू कर रहे थे। अगर आप ये जान सकते हैं तो क्या ये मालूम नहीं कर सकते कि वो हशमत बेग से क्यों मिलना चाहती है? मैं उसकी जुबान नहीं जानता, इसलिए उसके दिमाग में नहीं पहुंच सकता। मैंने जो कुछ मालूम किया वो आपके दिमाग में रहकर मालूम किया है। दूसरी बात यह कि आप खुद उसे अपने साथ न ले जाएं। आपको कोई मातियत उसे हशमत बेग के पास छोड़े ताकि वो तन्हाई में हशमत बेग से मुलाकात कर सके। मास्टर ने मेरी हदायत पर अमल करते हुए लड़की को एक मातियत के साथ हशमत बेग के पास भेज दिया। मास्टर की रिहायशगाह के साथ ही एक मकान में हशमत बेग कैद था। उसके करीब एक शानदार बंगले में मरजाना और सायरा बानो को ठहराया गया था। वो मातियत लड़की को हशमत बेग के कमरे में छोड़कर चला गया। मैं हशमत बेग के दिमाग में जा पहुंचा। लड़की ने दरवाजे की जानिब देखकर ये इत्मीनान करने के बाद कि कोई उनकी तरफ मुतवज्जा नहीं है, मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाते हुए अपनी जुबान में कुछ कहा। हशमत बेग उसे सवालिया नजरों से देखने लगा। तब एक बार फिर उसने दरवाजे की तरफ मोहतात नजरों से देखा। उसके बाद आहिस्तगी से अंग्रेजी जुबान में बोली, मेरा नाम सलोमी है, मुझसे मुसाफिया कीजिए। हशमत बेग ने बेदिली से मुसाफे के लिए हाथ बढ़ा दिया, लेकिन उसे हाथ मिलाते ही वो चौंक गया। उसके हाथों के दरमियान कोई ठोस सी चीज थी। हशमत बेग ने उस चीज को अपने हाथ में लेकर देखा। वो एक अंगूठी थी। सलोमी ने आहिस्तगी से कहा, इसे पहन लीजिए, ये इंडिकेटर है। दुश्मन आपको जहां भी ले जाएंगे हमें खबर हो जाएगी और हम मौका मिलते ही आपको रिहा करा लेंगे। हमारी मुलाकात के बारे में पूछा जाए तो इतना ही कह देना कि मैं एक बेटी बनकर आई थी और आपकी शख्सियत में अपने बाप की झलक तलाश कर रही थी। हशमत बेग ने खुश होकर कहा, ठीक है, मैं यही कहूंगा।
मेरे बेटे से राब्ता कायम हो तो उससे कहना कि मुझे जल्दी यहाँ से आज़ाद कराए। मरजाना मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। आप बिल्कुल फिक्र न करें। आपके लिए सख्ती से ताकीद की गई है कि अंगूठी पहनने के बाद उसे बिल्कुल भूल जाएं। अगर आप अंगूठी के मुतालिक सोचेंगे तो फरहाद किसी वक्त भी आपके दिमाग में पहुंचकर उसकी हकीकत मालूम कर लेगा। उसने अंगूठी पहनकर कहा, मैं तुम्हारी बात समझ गया। सलोमी वहां से बाहर आ गई। मुसल्ला मुहाफिजों ने कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। मैंने मास्टर अब्दुल्ला के दिमाग में पहुंचकर पूछा, आपसे सलोमी की जान पहचान कितने अरसे की है? जनाब, वो आज सुबह एयरपोर्ट पर मिली थी। बातों ही बातों में दोस्ती हो गई। क्या कुछ गड़बड़ हो गई है? सलोमी ने हशमत बेग को एक अंगूठी दी है जो दरअसल एक इंडिकेटर है जिसके जरिए जलाल बेग के आदमियों को हशमत बेग का सुराग मिलता रहेगा। मास्टर ने गुस्से से मुठ्ठियां भींचकर कहा, कमीनी, मुझे मोहब्बत का फरेब देकर उल्लू बनाने आई है। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आप उसके साथ जो भी सलूक करें, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो सलूक सारा बानो के साथ किया गया था वही सलूक हशमत बेग के साथ किया जाए। आप अपने माहिरीन के जरिए एक ऐसे ही बम का इंतजाम करें। उसी वक्त फोन की घंटी बजने लगी। वह रिसीवर पर बात सुनने लगा। मैं उसके दिमाग के रिसीवर से सुन रहा था। दूसरी तरफ उसका एक मातियत कह रहा था, जलाल बेग सुपर मास्टर से अपने बाप की रिहाई का मुतालबा कर रहा है। वो हशमत बेग की रिहाई के सिलसिले में कोई समझौता करना चाहता है। सुपर मास्टर ने कहा कि इसका फैसला फरहाद साहब ही कर सकती हैं, लिहाजा फरहाद साहब के फैसले से उसे जल्द अज जल्द आगाह किया जाए। मास्टर ने कहा, अच्छी बात है, मैं अभी मालूम करता हूँ। ये कहकर उसने रिसीवर रखा। फिर मेरी तरफ देखते हुए बोला, सुपर मास्टर ने कहा कि वो कहते कहते रुक गया और बोला, ओ मैं तो भूल ही गया, आपने टेलीपैथी के जरिए सब कुछ सुन लिया होगा। फरमाइए, मैं सुपर मास्टर को क्या जवाब दूं? वही जो मैं आपसे कह चुका हूं। हशमत बेग के गले से मौत को लगाकर जलाल बेग के नाम एक खत लिखा जाए कि जो बम उसके बाप के सीने से बांधा गया है उसके तार उसका बेटा जलाल बेग ही हटा सकता है, और फरहाद जलाल बेग के दिमाग में पहुंचकर बताएगा कि इस बम का कौन सा तार हटाना चाहिए। मास्टर ने कहा, जनाब, जलाल बेग आपको अपने दिमाग तक पहुंचने का कोई मौका नहीं देगा। ये फैसला उसे करना है कि वो अपने बाप की जिंदगी चाहता है या मौत। जिंदगी चाहता है तो वो मेरी टेलीपैथी की जद में आए बगैर मुमकिन नहीं है। मैं उससे रुखसत होकर मरजाना के पास आया। वो अपनी अम्मी से अपने इलाज के मुतालिक गुफ्तगू कर रही थी। मैंने कहा, मरजाना, अपनी अम्मी से कहो कि तुम इलाज के लिए लंदन जाओगी तो वो तुम्हारे साथ नहीं जाएंगी। वहां सिर्फ मैं और सोनिया तुम्हारे साथ रहेंगी। अगर तुम्हारी अम्मी और डियर जमाल भी वहां रहे तो दुश्मन को एक ही जगह हम पर हमला करने और हमें नुकसान पहुंचाने का अच्छा मौका हाथ आ जाएगा। हमें एक जगह इकट्ठे नहीं होना चाहिए। ये तुमने मेरे दिल की बात कही है। मेरा भी यही ख्याल है कि मुझे और अम्मी को एक दूसरे से दूर रहना चाहिए ताकि जलाल बेग हम दोनों को एक साथ शिकार न कर सके। लेकिन वो मेरे इलाज के दौरान कहाँ रहेंगे? तुम्हारी अम्मी और डियर जमाल को सुपर मास्टर की निगरानी में पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। ये ठीक है। तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होगा। अपनी अम्मी को किसी तरह राजी करो, मैं फिर आऊंगा। सायरा बानो ने पूछा, बेटी क्या बात है? तुम बड़ी देर से चुपचाप बैठी दीवार को तक रही हो। क्या फरहाद आया है? जी हाँ अम्मी, अभी मैं उनसे ही बातें कर रही थी। एक जरूरी बात आपसे कहना चाहती हूँ। वो अपनी अम्मी को समझाने लगी। मैं मास्टर को रोटा मांगा के पास चलाया। वो अपने दूसरे मामलात में मसरूफ था। मेरे मुखातिब करते ही वो मेरी तरफ मुतवज्जा होकर बोला, यस सर, मैं आपकी खिदमत के लिए हाजिर हूँ, फरमाइए। मैं ये मालूम करना चाहता हूँ कि कल यहाँ से मेरी रवानगी की क्या इंतजाम किए गए हैं और मुझे किस रूप में लंदन पहुंचना है। जनाब, हमने आपके लिए एक शख्स का इंतखाब किया है। आप आसानी से उसका रूप इख्तियार कर सकती हैं क्योंकि वो कद्दो कामत में आप जैसा ही है, सेहत भी आप जैसी है। उसका ताल्लुक भारत से है। नाम प्राण प्रेमी है। वो बहुत ही मशहूर नजूमी है। लंदन में इन दिनों ऊंचे ऊंचे खानदानों में उसका चर्चा है। हत्ता के शाही खानदान में भी उसकी आमदोरफ्त है। दौलतमंद अंग्रेज औरतों को अपने मुस्तकबिल के बारे में जानने का खबत रहता है और वह नजूमियों से खासी दिलचस्पी रखती हैं। प्राण प्रेमी की मकबूलियत की यही वजह है। एक तो वो नौजवान और खूबरू है, दूसरा उन दौलतमंद औरतों और मर्दों की नफ्सियात समझते हुए उनकी किस्मत का हाल बताकर उनके दिल जीत लेता है। मेरा ख्याल है आप टेलीपैथी के जरिए काम आसानी से कर सकेंगे। मास्टर, आपका इंतखाब बहुत खूब है। एक तो प्राण प्रेमी एशियाई बाशिंदा है, मेरी और उसकी जुबान मिलती जुलती है। दूसरा ये कि उसकी शख्सियत इख्तियार करके मैं बड़े बड़े खानदानों की बड़ी बड़ी तकरीबात में शरीक हो सकूंगा। हो सकता है जलाल बेग भी इन तकरीबात में शिरकत करता हो, लेकिन असल प्राण प्रेमी का क्या बनेगा? वो हमारे ही आदमी है, हमारी तंजीम से वाबस्ता है। वो आपकी खातिर लंदन छोड़ देगा, कोई और रूप इख्तियार करके किसी दूसरे मुल्क चला जाएगा। मादाम मरजाना के इलाज और जलाल बेग के हाथ आ जाने के बाद जब आप लंदन छोड़ देंगे तो वो अपनी जगह वापस चलाएगा।
मुझे प्राण प्रेमी की आवाज, उसका लहजा, उसकी मसरूफियात और उसके पसे मंजर से मुतल्लिक मालूमात कैसे हासिल होंगी। हमने इस सिलसिले में सारे इंतजाम कर दिए हैं। कल एक हेलीकॉप्टर हबशियों की उस बस्ती से कुछ फासले पर पहुंचेगा जहां आपका क़याम है। उसके जरिए आप ऐसी जगह पहुंच जाएंगे जहां आपके लिए एक तैयारा मौजूद होगा। उस तैयारे में आपको प्राण प्रेमी के मुतल्लिक तमाम तफसीली रिपोर्ट भी मिल जाएंगी। मैं उससे बातें करने के बाद दिमागी तौर पर कुटिया में हाजिर हो गया। बहुत ख्याल ख्वानी हो चुकी थी। अब मुझे कहीं नहीं जाना था। मरजाना और सायरा बानो की तरफ से इत्मीनान था। हशमत बेग के गले से जो मौत बांधी जाने वाली थी उसके लिए अभी ख्याल ख्वानी जरूरी नहीं थी। मैंने बिस्तर से उठकर भरपूर अंगड़ाई ली, बैठे रहने की थकन उतारी और हाथ पांव झटक कर कुटिया से बाहर आ गया। रसवंती गुलाम की कुटिया में बैठी उसे बातें कर रही थी। दोनों मुझे देखकर खुश हो गई। मैंने हाथ उठाकर कहा, पहले तुम्हें यह खुशखबरी सुना दूं कि रात के 10 बजे तक बिल्कुल फुर्सत से तुम्हारे पास रहूंगा। वो खुश होकर मेरे करीब आ गई, अपना हाथ मेरे हाथों में दे दिया। हम हाथों में हाथ डाले हंसते मुस्कुराते कुटिया से बाहर आकर बस्ती की सैर करने लगे। वहां के तमाम हबशी बड़े बड़े छुरे, नेजे और तीर कमान रखते थे, लेकिन गुलाम के जो अपने खास मातियत या सिपाही थे वो बंदूकों और स्टेन गन्नों से लैस थे, पतलून और बुशर्ट पहनते थे। गुलाम रहनुमाई करता हुआ हमारे आगे आगे चल रहा था। उसके दोनों तरफ 2 मुसल्ला जवान थे, बाकी हमारे पीछे चल रहे थे। हम उनके दरमियान बातें करते बस्ती के लोगों और बाजार को देखते हुए गुजर रहे थे। गुलाम जिस तरफ से गुजरता था लोग उसे देखकर जमीन पर घुटने टेक कर सर झुका लेते। वह छोटी सी बस्ती थी। हम वहां से निकलकर एक बहुत वसी मैदान में आए। उस मैदान के आखिरी सिरे पर एक अमूदी पहाड़ी थी। उस पहाड़ी पर वही झोंपड़ी थी जहां से हम अपनी जान बचाकर यहां पहुंचे थे। झोंपड़ी नीचे से नजर नहीं आ रही थी, लेकिन उस जगह को देखते ही रसवंती हौले हौले से कांप गई। उसे खूंखार गिद्ध याद आ गए। उसने कहा, फरहाद, हम कहां जाकर फंस गए थे। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हम वहां से सही सलामत निकल आए। उसकी बात सुनकर मेरा दिमाग कुछ खटक सा गया। जब भी खुदा के सामने झुकने और शुक्र अदा करने का मुकाम आता था, रसवंती अपने भगवान को याद करती थी। वो बचपन से जिस माहौल में रही, जिस मजहब पर कारबंद रही, वो उसके दिलो दिमाग में रचा बसा था। इंसानियत के नाते हर इंसान को अपने अकायद पर और अपने दीन धर्म पर अमल करने और उस पर कायम रहने का पूरा पूरा हक होता है। मैंने इसीलिए रसवंती को शरीके हयात बनाते वक्त इस बात की जिद नहीं की थी कि वो अपने पैदाइशी धर्म को छोड़ दे। इंसान की अपनी रजा से जो बात होती है वो जबर से नहीं होती। लेकिन जो बात मुझे खटक रही थी वो ये थी कि मेरे जाने के बाद जब वो मेरे बच्चे की मां बनेगी और वो बच्चा अपनी जुबान से हमेशा भगवान का नाम सुनेगा तो वो भी इसी रंग में रंगता जाएगा। ये बात बिल्कुल ठीक नहीं थी। मुझे बर वक्त अक्ल आ गई थी। मेरा फर्ज था कि रसवंती से रुखसत होने से पहले मैं अपने होने वाले बच्चे की दीनी तालीम और परवरिश के मुनासिब इंतजाम कर दूं। हम खुले मैदान में अलग अलग पत्थरों पर बैठ गई। वहां ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। मैंने रसवंती से कहा, रसवंती, हमारे दिल एक हैं, हमारे मजाज एक हैं। हम हर मामले में एक दूसरे से समझौता कर लेती हैं, लेकिन अब बात औलाद की आ रही है। हमें इस बात का फैसला कर लेना चाहिए कि हमारे होने वाले बच्चे का दीन धर्म क्या होगा और उसकी परवरिश किस तरह होगी। उसने कहा, यह तो सारी दुनिया जानती है कि बच्चे को बाप का नाम मिलता है, बाप का मजहब मिलता है और वो बाप के मजाज के मुताबिक परवरिश पाता है। बेशक वो मेरा भी बेटा होगा और मेरे धर्म कर्म से भी मुतासिर होगा। वो तुमसे ज्यादा ही मुतासिर रहेगा। मैं तो उसे दूर रहा करूंगा। वो मेरा सिर्फ नाम सुना करेगा, मगर यूं बात नहीं बनती। बात तब बनेगी जब उसे बचपन ही से खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान हो। उसे इब्तदा ही से इस्लामी तालीम मिलनी चाहिए, बल्कि माहौल भी ऐसा ही होना चाहिए। फरहाद, मैं तुम्हारी सारी बातें मानती हूँ। यकीनन मैं अपने बच्चे को मुसलमान बनाकर परवरिश करूंगी। उसे इस्लामी तालीम भी दिलाऊंगी, खुदा और रसूल की पहचान भी कराऊंगी। लेकिन मुसलमानों का माहौल तो उसे नहीं मिल सकेगा। उसे सिर्फ मेरा माहौल मिलेगा और वो सिर्फ मुझको इबादत करते देखेगा। तुम अपने मजहब पर कारबंद हो, मैं अपने धर्म की पाबंद हूँ। इससे हम दोनों का कुछ नहीं बिगड़ता। हमारा बच्चा भी दोनों मज़ाहिब के साए में परवरिश पाकर जवान होगा। मेरी पूरी ईमानदारी से ये कोशिश होगी कि बच्चा तुम्हारी नाम और मजहब से मुतासिर हो। गुलाम ने कहा, आका, आपने मेरा नाम गुलाम रखा। मैंने उसे तस्लीम कर लिया और आप ही से मैंने खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी सुना। उनके बारे में कुछ मालूमात हासिल हुई, लेकिन इतनी नहीं कि मैं अपने आप को पूरा मुसलमान कह सकूं। लेकिन आपकी मोहब्बत और अकीदत देखकर मैं भी अल्लाह और रसूल पर यकीन रखता हूं। आपसे और आपके मजहब से बेपनाह अकीदत है। मैं आपके होने वाले बच्चे को इस्लामी माहौल दूंगा, ये मेरा वादा है।
जब बच्चा बोलने के काबिल होगा उसी वक्त से मैं ऐसे मुसलमानों को बच्चे के आसपास रखूंगा जिनके साथ रहकर वो इस्लाम को समझता रहे। उसके लिए बाकायदा मौलिम रखे जाएंगे। आप जब चाहें ख्याल ख्वानी के जरिए मालूम करते रहें कि हम आपके बच्चे के लिए क्या कर रहे हैं। मैं उसकी बातों से मुतमईन हो गया। अब यह हकीकत मेरी समझ में आई कि इंसान को जज्बात की रोह में बहकर कोई जज्बाती रिश्ता नहीं करना चाहिए। मैंने रसवंती से रिश्ता कायम करते वक्त उसके हर पहलू पर गौर करने की बजाय सिर्फ इतना ही सोचा कि रसवंती हसीन है, जवान है, वफादार है, मोहब्बत करने वाला दिल रखती है, मेरे सिवा किसी और को नहीं चाहती। यह सब कुछ दुरुस्त था, लेकिन मैं ये बात भूल गया कि बच्चा अपनी माँ की गोद में परवरिश पाता और उसी के जेर तरबियत शऊर की मंजिल तक पहुंचता है। बाप तो घर से बाहर रहता है। मैं ये नहीं समझता कि रसवंती मुझसे धोखा करेगी और मेरी अदम मौजूदगी में मेरे बच्चे को अपने धर्म, अपने मजाज और अपने रंग में रंग लेगी। ऐसी कोई बात नहीं थी। रसवंती वफादार और मोहब्बत करने वाली बीवी थी। वो मेरे मजाज को अच्छी तरह समझती थी, मुझे नाराज नहीं करना चाहती थी, लिहाजा मुझे धोखा नहीं दे सकती थी। मुझे पूरी तरह इत्मीनान था, लेकिन ये बात खटकती थी कि बच्चा दो मुख्तलिफ मजहबी माहौल में रहेगा तो उसका ज़हन, उसकी सोच एक मरकज पर नहीं रहेगी। वो बाप की तरफ से मुसलमान और माँ की तरफ से हिंदू, यानी आधा तीतर आधा बटेर होगा। और ये सब कुछ इसलिए होगा कि मैं एक जज्बाती गलती कर बैठा हूँ। इंसान की एक तारीफ यह है कि जब वो डूब रहा होता है तो उसे डूबने का एहसास नहीं होता। पानी सर से गुजर जाता है तब पता चलता है कि डूब चुका है। मुझे भी अब गलती का एहसास हो रहा था जब पानी सर से गुजर चुका था। शुक्र है कि मुझे ऐन वक्त पर यह एहसास हो गया था कि अगर मैंने एहतियात से काम ना लिया, अपने बच्चे की तरफ ध्यान ना दिया, तो मैं महज पछताता ही रह जाऊंगा। जब बच्चा अपने इर्द गिर्द के माहौल को समझने के काबिल होगा, तभी से मैं उसकी सोच में जमकर बैठ जाऊंगा और वक्तन फवक्तन उसे अपने मजाज, माहौल और मजहब के मुताबिक तरबियत देना शुरू कर दूंगा। हम बस्ती में वापस आए तो अंधेरा होने लगा था। मशालें रोशन हो गई थी। बड़े बड़े ढोल और ताशे बज रहे थे। कबीले के मर्द और औरतें नाचने में मसरूफ थे। देवता के मुजस्मे के सामने गुलाम किले का रास्ता मसनद बिछी हुई थी। गुलाम ने वहां पहुंचकर हमसे बैठने की दरख्वास्त की। मैंने कहा, मैं उस बुत के साए में नहीं बैठूंगा और ना ही किसी ऐसी तकरीब में हिस्सा लूंगा। जब तुम मुझसे ताल्लुक रखते और खुद को मुसलमान कहते हो तो तुम्हें भी बुत परस्ती से दूर रहना चाहिए। आका, आप दुरुस्त कहती हैं। मैं इन बुतों को कभी नहीं पूछता, कभी इनके सामने सर नहीं झुकाता। चूंकि मैं मुख्तलिफ कबीलों का सरदार हूं, इसलिए मुझे उनके अकीदे और तहजीब के मुताबिक इनकी तकरीबात में हिस्सा लेना पड़ता है। मैंने कायल होकर कहा, हाँ, ये तुम्हारी मजबूरी है। तुम्हें तमाम कबीले वालों को खुश रखना पड़ता है। मेरी कोई मजबूरी नहीं है। मैं रसवंती के साथ अपनी कुटिया में जा रहा हूँ। खाने के लिए ठीक 9 बजे तुम्हारी कुटिया में आ जाऊंगा। मैंने जाने के लिए रसवंती का हाथ पकड़ा ही था कि एक नुस्वानी चीख सुनकर रुक गया। मैंने आवाज की सिमत देखा। बहुत दूर एडोना नजर आई। उसके बदन पर चीथड़े झूल रहे थे। 2 दिन पहले मैंने उसे देखा था। आज वो कुछ ज्यादा कमजोर और बीमार नजर आ रही थी। वो दोनों हाथ उठाकर चीख चीख कर कुछ कह रही थी। मैंने गुलाम से कहा, इन ढोल ताशे वालों से कहो कि आवाज बंद करें। गुलाम ने दोनों हाथ उठाकर अपनी जुबान में कुछ कहा, जिसे सुनते ही आवाजें बंद हो गईं। रक्स भी थम गया। सब लोग गुलाम के आगे घुटने टेक कर झुक गए। यक बयक खामोशी छा जाने के बायस अब एडोना की आवाज सुनाई देने लगी थी। वो कह रही थी, मेरा खजाना कहाँ है? उसे कोई मुझसे नहीं छीन सकता। एक एक की जान ले लूंगी। उसकी आवाज बहुत कमजोर थी। वह बामुश्किल एक एक कदम उठा रही थी और हाँफते हुए अटक अटक कर बोल रही थी। उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि वो पथरीले जीने पर चढ़कर हम तक पहुंच सकती। वह चीखती लड़खड़ाती जीने तक पहुंचकर औंधे मुंह गिर पड़ी। मैं दौड़ता हुआ उसके पास पहुंचा। मेरे पीछे रसवंती और गुलाम भी थे। मैंने एडोना का सर उठाकर अपने जानों पर रखा। वो गहरी गहरी सांसें ले रही थी। उसके दीदे फैल गए थे। वो कुछ कहना चाहती थी, मगर उसके होंठ कांप कर रह जाते थे। मैंने उसके लरसते होंठों से कान लगाकर सुनने की कोशिश की। उसके लबों पर एक ही लफ्ज की तकरार थी, खजाना, मेरा खजाना। रसवंती और गुलाम भी उसके पास बैठ गए। मैंने उसकी नब्ज को थाम कर देखा। ये अब थोड़ी देर के मेहमान है। रसवंती ने गुलाम से कहा, तुमने मुझसे कहा था कि वो खजाना एक मुकद्दस अमानत है। तारीखी रवायत और माजी के बुजुर्गों की पेशगोई के मुताबिक यह खजाना मुझे मिलेगा। मैं इसकी हकदार हूं। नवाब ने तायद में सर हिलाकर कहा, जी हाँ मालका, आप ही उसकी हकदार हैं। आप जब चाहें इसका मुतालबा कर सकती हैं और उस खजाने को अपने मसरफ में ला सकती हैं। रसवंती ने कहा, फिलहाल मैं ये चाहती हूँ कि एडोना को उठाकर उस खजाने के पास ले चलो। उसके हुक्म की तामील की गई। चंद हबशी बांस का बना हुआ एक स्ट्रेचर उठा लाए।
उस पर एडोना को लेटाकर 4 आदमियों से कांधे पर उठाकर एक तरफ ले जाने लगे। हम उसके साथ चल रहे थे। प्रोफेसर बर्नार्ड रसल, उसके असिस्टेंट जम्बूरा, गोदी और एसआई राहब को भी इतला दे दी गई थी कि वह एडोना के पास चले आए। बस्ती के करीब एक छोटी सी पहाड़ी के अंदर ही काट कर बहुत बड़ा हॉल बनाया गया था। वहां खजाने से भरा हुआ संदूक रखा हुआ था। एडोना को वहां ले जाकर स्ट्रेचर से उतारा गया और फिर एक पत्थर से टेक लगाकर बिठा दिया गया। उसकी आंखें बंद थी और वो गहरी गहरी सांसें ले रही थी। मैंने गुलाम से कहा, अपने आदमियों को हुक्म दो कि संदूक खोलकर सारे हीरे जवाहरात एडोना के चारों तरफ बिखेरें। मेरी हदायत पर फौरन अमल किया गया। हमने एडोना से कहा कि वो आंखें खोलकर देखे, उसे खजाना मिल गया है। उसने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोल दी। मैं उसके दिमाग में बैठा अपनी सोच के जरिए उसके डूबते हुए जहन को तवानाई देने की कोशिश करने लगा। लेकिन जो लोग अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा पूरा कर चुके हों, उन्हें टेलीपैथी किस तरह सहारा दे सकती है। अलबत्ता कोई ख्वाहिश पूरी शिद्दत से दिल और दिमाग पर काबिज हो तो वो जिंदगी को कुछ दूर घसीट कर ले जाती है। एडोना के दिल में खजाने की इतनी शदीद ख्वाहिश थी कि मौत करीब नहीं आ रही थी। उसने आंखें खोलकर खजाने को देखा तो जिंदगी मौत की गोद में जाते जाते तड़प कर वापस आ गई। मशाल की रोशनी में हीरे जवाहरात उसके चारों तरफ बिखरे चमक रहे थे। वो तड़प कर सीधी हुई और थरथराते हुए खजाने के ढेर पर झुक गई। वो एक एक हीरा उठा उठाकर अपने दिल की धड़कनों से लगा रही थी। इस दौलत ने उसे औरत से चुड़ैल बना दिया था। मैंने इस दौलत की खातिर अपने मुल्क से, अपने महकमे से और अपने दोस्तों से गद्दारी की थी। प्रोफेसर बर्नार्ड रसल जैसे उस्ताद को मौत के मुंह में छोड़ाई थी। उसने इस खजाने की खातिर अपनी इज्जत आबरू इस तरह मिट्टी में मिला दी थी कि वैसी कबीले का हर शख्स उसे गंदी नाली समझने लगा था। एडोना जैसी औरतें हमेशा गंदी नाली और गंदी नाली के इबरतनाक अंजाम तक पहुंचकर खत्म हो जाती हैं। वो खजाने के ढेर पर औंधे मुंह साकित हो गई थी। उसके दीदे फैल गए थे, मुंह खुला हुआ था। अब हीरे और जवाहरात की चमक उसकी आंखों में नहीं उतर सकती थी। मैं उसके दिमाग से वापस आ गया, क्योंकि अब उसकी खोपड़ी एक वीरान कब्र बन गई थी। मैंने गहरी सांस लेकर गुलाम से कहा, ये मर चुकी है। रसवंती ने चौंक कर मुझे देखा, फिर बहुत ही हमदर्दी से एडोना की लाश पर नजर डाली। उसकी आंखें भीग गई थी। वो दोनों हाथ सीने पर बांधकर थोड़ी देर सर झुकाए खड़ी रही। हम सबके सर झुके हुए थे। हमारे सर एडोना के एहतराम में नहीं, बल्कि इस हकीकत के एतराफ में झुके हुए थे कि सिर्फ वही एक माबूद हमेशा से है और हमेशा रहेगा। बाकी हम सब तमाशा बनकर फना होते रहते हैं और फना होते रहेंगे। हम सब एक एक करके उस गारनुमा कमरे से बाहर आ गए। बाहर आने के बाद रसवंती ने पलटकर उस दरवाजे की तरफ देखा जो अभी खुला हुआ था। उसके अंदर खजाने के ढेर पर एडोना की लाश पड़ी हुई थी। उसने गुलाम से कहा, वहां जो खजाना है वो मुझसे मंसूब है। जी हाँ मालिका, वो सब आपका है। क्या हुक्म है? मैं चाहती हूँ कि वो खजाना इसी तरह जमीन पर बिखरा रहे। उस पर से एडोना की लाश को ना हटाया जाए। कमरे के इस दरवाजे को बहुत भारी चट्टान से बंद कर दिया जाए ताकि कोई इसे खोल ना सके और ना कभी अंदर जा सके। गुलाम ने हैरानी से पूछा, कि आप ये खजाना अपने पास नहीं रखेंगी? नहीं, औरत का सबसे बड़ा खजाना, सबसे बड़ी दौलत उसका शौहर, उसका पति होता है। वही कमाता है, वही खिलाता है। मर्द की कमाई पर औरत जितना फख्र कर सकती है उतना मुफ्त हाथ आने वाले खजाने पर नहीं कर सकती। इतना खजाना काम तो आता है मगर बुरे अंजाम तक भी पहुंच जाता है। मुझे फराद की तरफ से जो मिलेगा बस उतना ही कबूल है। इसके आगे मुझे कुछ नहीं चाहिए। इस दरवाजे को, इस खजाने को हमेशा के लिए बंद कर दो। उन हबशियों ने आधे घंटे की मेहनत के बाद इसी पहाड़ी पर से एक बड़ी सी चट्टान को नीचे गिराकर उस दरवाजे को हमेशा के लिए बंद कर दिया। रात के 10 बजे मैंने आराम से ख्याल ख्वानी शुरू की। सबसे पहले मरजाना और सायरा बानो की खैरियत मालूम की। वो दोनों अपने बंगले में महफूज थी और उस वक्त ड्राइंग रूम में रात का खाना खा रही थी। मैंने उन्हें मुखातिब नहीं किया। उन्हें छोड़कर मास्टर अब्दुल्ला के पास पहुंच गया। उसने कहा, फरहाद साहिब, मैं कई घंटे से आपका इंतजार कर रहा हूं। मैंने सुपर मास्टर को ये इतला भेज दी थी कि हशमत बेग के साथ क्या सलूक किया जाएगा और उसे किस तरह उसके बेटे जलाल बेग तक पहुंचाया जाएगा। जवाबन सुपर मास्टर ने आपकी तदबीर पसंद की। इस सिलसिले में जलाल बेग के खास एजेंट से बात हो चुकी है। जलाल बेग परेशान है। वो नहीं चाहता कि उसके बाप के साथ वही सलूक किया जाए। वो सुपर मास्टर के जरिए आपसे हर तरह की सौदेबाजी के लिए तैयार है। इस सिलसिले में कोई सौदेबाजी नहीं होगी। हशमत बेग अपने गले में मौत को लटकाकर अपने बेटे के पास जरूर पहुंचेगा। जी हाँ, सुपर मास्टर ने यही जवाब दिया है और हमने फैसला किया कि हशमत बेग के सीने पर मौत का तमगा सजाकर उसे हाईवे के एक हिस्से में छोड़ दिया जाए। उससे पहले जलाल बेग के आदमियों को खबर कर दी जाएगी कि वो फलां जगह से हशमत बेग को हासिल कर सकती हैं। ठीक है, आप उस माहिर से राब्ता कायम करें जिसने वो बम तैयार किया है। उसे बताएं कि मैं उससे दिमागी राब्ता कायम करने वाला हूं।
मास्टर ने रिसीवर उठाकर अपने एक मातहत को अहकामात दिए। उधर मास्टर ने रिसीवर रखा, इधर मैं उस मातहत के दिमाग में पहुंच गया। वो रिसीवर रखकर एक कमरे में पहुंचा। वहां एक उधेड़ उम्र का आदमी अपने 2 असिस्टेंट के साथ बैठा हुआ था। एक मातहत ने उसे मुखातिब करते हुए कहा, मिस्टर जैक्सन, मिस्टर फरहाद आपसे अभी दिमागी राब्ता कायम कर रहे हैं, आप उनसे गुफ्तगू करें। जैक्सन ने कहा, यह मेरी खुशकिस्मती है कि फरहाद साहब मुझसे राब्ता कायम करेंगे, मैं उनका इंतजार कर रहा हूं। उसकी बात खत्म होती मैंने उसके दिमाग में कहा, हेलो मिस्टर जैक्सन, इंतजार की जरूरत नहीं, मैं आ गया हूं। मुझे आपसे मिलकर खुशी हो रही है। वह मामूल के मुताबिक इसी तरह हैरान और परेशान हुआ। पहले यकीन ना कर सका कि उसके दिमाग में मैं बोल पड़ा हूं। ऐसे वक्त शुबा होता है कि अपनी ही सोच दिमाग में गूंज रही है। मैंने कहा, मिस्टर जैक्सन आप यकीन कर लें कि मैं बोल रहा हूं, मेरा लबो लहजा मुख्तलिफ है और आपकी सोच का लहजा मुख्तलिफ होता है। ठीक है जनाब, मैं यकीन कर लेता हूं। मैंने हंसते हुए कहा, मैं जब भी पहली बार किसी के दिमाग में पहुंचता हूं उसे सबूत दिए बगैर कभी मुतमईन नहीं कर सकता। आपके सामने भी सबूत पेश करना होगा, लिहाजा आप अपने असिस्टेंट से कोई बात करें, मैं अभी टेलीपैथी का तमाशा दिखाता हूं। जैक्सन ने अपने दोनों असिस्टेंट से कहा कि उसके दिमाग में फरहाद साहब पहुंचे हुए हैं। जवाब में उसकी मातियतों ने कुछ कहा। मैं उनके दिमाग में पहुंच गया। फिर मैंने जैक्सन से कहा, देखिए जो पेश गोई मैं कर रहा हूं वही हरकत आपके असिस्टेंट करेंगे और वही बात कहेंगे जो पहले से मैं आपको बता रहा हूं। फिर यही हुआ। मैं जैक्सन से कहता था, देखिए आपका फलां असिस्टेंट फलां बात कहेगा, दूसरे लम्हे असिस्टेंट के दिमाग में पहुंचकर वही बात कहता तो जैक्सन उसका मुंह तकने लगता। फिर दूसरा असिस्टेंट वही हरकत करता जिसकी पेशन गोई मैं पहले कर देता था। उसके बाद जैक्सन ने कहा, जनाब फरहाद साहब, मुझे बिल्कुल यकीन हो गया है कि आप मेरे दिमाग में मौजूद हैं और जो सोच इस वक्त मेरे जहन में है वो मेरी नहीं आपकी है। मैंने सवाल किया, अच्छा अब आप इस बम के मुतल्लिक बताएं। वो बताने लगा, फरहाद साहब, मुझे बताया गया था कि लेडी सायर अबानो के साथ कैसा बम बांधा गया था, उसका नक्शा भी मुझे दिखाया गया था। उसी के मुताबिक मैंने इस बम को तैयार किया है। फर्क सिर्फ इतना है कि उस बम में 4 अदद तार थे और चारों मुख्तलिफ रंग के थे। इसमें सिर्फ 2 तारें हैं और दोनों एक ही रंग के हैं और दोनों तारों में से किस तार को अलग कर देने से खतरा टल जाएगा ये सिर्फ मैं जानता हूं, ये आपको बता रहा हूं। जलाल बेग और उसके माहिरीन इस बम के सामने आएंगे और इसकी स्टडी करेंगे तो उन्हें एक मामूली सा बम नजर आएगा, लेकिन सवाल यही पैदा होगा कि किस तार को हटाया जाए। ये बात वो इस बम का नक्शा देखने के बावजूद नहीं समझ सकेंगे। इसकी तकनीक को सिर्फ वही समझ सकता है जिसने उसे बनाया है। क्या मैं आपको इस बम का नक्शा दिखाऊं? मैंने कहा, मैं आपके दिमाग से इस नक्शे को समझ तो सकूंगा लेकिन देख नहीं सकूंगा। टेलीपैथी का तरीकेकार यही है। मैं आपके दिमाग में बैठकर ये मालूम कर सकता हूं कि आपके सामने बैठा हुआ असिस्टेंट कैसा है, उसका नाक नक्शा कैसा है। मैं तस्वुर में उसके चेहरे को देख सकता हूं, लेकिन सही सूरत और सही नाक नक्शा क्या है ये आंखों के सामने देखने से ही मालूम कर सकता हूं। इस तरह मैं आपकी आंखों से उस नक्शे को नहीं देख सकूंगा, सिर्फ आपके जरिए समझ सकूंगा। बेहतर यह है कि आप सिर्फ उन 2 तारों की बात करें, मुझे बताएं कि उनमें से कौन सा तार अलग किया जाए तो हशमत बेग को नई जिंदगी मिलेगी। जैक्सन ने कहा, जनाब उसके सीने पर जो बॉम्ब बांधा जाएगा उसका तरीका भी यही है कि 2 बेल्ट उसके बगल के नीचे से गुजरेंगे और 2 बेल्ट उसके शानों के ऊपर से जाकर पुश्त की तरफ एक बक्कल से बांधे जाएंगे। उन तमाम बेल्टों पर से पतले तार गुजारे जाएंगे। कोई इस बक्कल को खोलना चाहे तो मौत के सिवा कुछ हाथ नहीं आएगा। बहरहाल अब इस बॉम्ब के अंदर जो तार बाहर से नजर आती हैं उनमें से दाएं तरफ वाला तार हटा दिया जाए तो हशमत बेग को नई जिंदगी मिल जाएगी। बाएं तरफ वाले तार को हाथ लगाया गया तो अंजाम मौत और सिर्फ मौत होगा। ठीक है, मैं समझ गया। बाएं तरफ का तार मौत और दाएं तरफ का तार जिंदगी है। ये राज आप किसी को ना बताएं, मैं जलाल बेग से निमट लूंगा। ये राज सिर्फ मेरे और आपके दरमियान रहेगा। वैसे मैं हशमत बेग से मिल चुका हूं, वो बहुत ही बुज़दिल आदमी है। अगर बॉम्ब को उसके साथ बांधने के दौरान उसने कोई उल्टी सीधी हरकत की तो बांधने वाला भी उसके साथ मौत के मुंह में चला जाएगा। मैंने मास्टर से कहा है कि उसके लिए एक व्हील चेयर का इंतजाम करें, ऐसी कुर्सी जिसकी पुश्त ना हो और उसके दोनों तरफ आहनी रॉड लगे हुए हों, जिसके साथ उसके दोनों बाजुओं को सख्ती से बांध दिया जाएगा ताकि वो इधर उधर हरकत न कर सके। तभी हम इत्मीनान से उस बॉम्ब को उसके सीने के साथ बांध सकती हैं। मैं मास्टर से मालूम करता हूं कि वो कुर्सी कब तक तैयार हो जाएगी। उसी के मुताबिक मैं आइंदा आपसे राब्ता कायम करूंगा। मैं उससे रुखसत होकर मास्टर के पास आया। मास्टर से पूछने पर मालूम हुआ कि वो कुर्सी सुबह तक तैयार होगी। मैंने कहा, आप जलाल बेग तक ये पैगाम पहुंचा दें कि कल दिन के 11 बजे तक वो हाईवे के किसी हिस्से से अपने बाप को हासिल कर ले। मैं कल दिन के 9 बजे राब्ता कायम करूंगा। उस वक्त तक के लिए मैं जा रहा हूं। यही बात मैंने मरजाना और सायरा बानो को बताई। सुबह उनसे मिलने का वक्त मुकर्रर हुआ। फिर मैंने सोनिया की खबर ली। वो एक आरामदेह बिस्तर पर लेटी हुई टीवी का एक प्रोग्राम देख रही थी।
उसकी नजरें टीवी के स्क्रीन पर थीं, लेकिन जहन अपने सूंघने की हिस्स के मुतालिक सोच रहा था। वो सोच रही थी जब फरहाद पेरिस पहुंचा था और उसके चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी होने वाली थी तो उस वक्त उसके सूंघने की हिस्स बरकरार थी। यानी डॉक्टर जो दवाएं दे रहा था और इंजेक्शन लगा रहा था उस वक्त उन दवाओं का असर नहीं होता था। रफ्ता रफ्ता वो दवाएं उसे मुतासिर करती गईं। फिर एक वक्त आया कि जंगल में पहुंचने के बाद वो सूंघने की हिस्स तवक्को के खिलाफ बिल्कुल ही खत्म हो गई। अब वो अपने सामने वाले को तवज्जो से सूंघती थी तब पता चलता था कि वो जानी पहचानी चीज है, वरना किसी को भी वो अचानक सूंघकर महसूस नहीं कर सकती थी। उसके दिमाग में एक सवाल पैदा हुआ, ये जो सूंघने की सलाहियत खत्म हो चुकी है तो क्या ये मुनासिब है या इस सलाहियत को दोबारा अपने अंदर पैदा किया जाए? उसने जवाबन सोचा, सलाहियतें पैदा हो सकती हैं, डॉक्टर के इलाज के जरिए वो इस कमी को दूर कर सकती है, लेकिन जब दोबारा सूंघने की वही तेज हिस्स पैदा होगी तो दूसरी परेशानियां भी सामने आएंगी। यानी खुशबू और आम किस्म की महक के अलावा बदबू और नापसंदीदा बू को भी बर्दाश्त करना ही होगा, और अब ऐसी बू बर्दाश्त नहीं होती थी। उसने एक सरदा भरते हुए सोचा, क्या ही अच्छा होता कि मेरी सूंघने की सलाहियत की तरह फरहाद की टेलीपैथी वाली सलाहियतें भी खत्म हो जाती या इस हद तक कम हो जाएं कि वो सैकड़ों हजारों मील की दूरी तक ख्यालात ना पड़ सकता। जो उसकी नजरों के सामने ना रहते उनसे वो बेखबर रहता। तब मैं भेष बदल कर उससे बासानी छुपी रहती। मैंने उसकी सोच के जरिए सवाल किया, छुपने से क्या हासिल होता? क्या फरहाद मुझे भूल जाएगा या मेरा पीछा छोड़ देगा? उसकी दूसरी सोच ने जवाब दिया, ये तो मैं जानती हूँ, ना वो कभी मुझे भूल सकेगा और ना कभी छोड़ सकेगा। मैं इसीलिए छुपना चाहती हूँ कि मेरी चाहत और बढ़ जाएगी, मैं उससे दूर रहूंगी, वो मुझे ढूंढता रहेगा और इसी तरह मेरी जीत रहेगी। क्या मैं अपनी जीत का एहसास कायम रखने के लिए फरहाद को तड़पाती रहूंगी? उसने फिर एक सरदा भरी, मैं भी तड़पती हूँ, मगर उस अर्जाई को तड़पाने में मजा आता है। इस बार तो मैं कभी उसके आगे राजी नहीं होंगी, कभी कमजोर नहीं पड़ूंगी, कभी उसके सामने मोहब्बत का इतराफ नहीं करूंगी। उसे इतना परेशान करूंगी कि वो तौबा करने लगेगा, कान पकड़ने लगेगा। मैं मुस्कुराते हुए उसकी सोच पढ़ता जा रहा था। फिर वो चौंक कर सोचने लगी, ये मैं टीवी का प्रोग्राम देख रही हूँ या फरहाद के मुतालिक सोचती जा रही हूँ? भला ये भी कोई तुक है, उसकी टेलीपैथी क्यों खत्म हो गई और कैसे? मैं उससे दूर रह सकूंगी सिर्फ उससे छुपने के लिए? मैं उसका बुरा चाहती हूँ। उसकी ये सलाहियत खत्म होगी तो हम सब की परेशानियां बढ़ जाएंगी। मैं भी अजीब ऊटपटांग बातें सोचने लगती हूँ। वो सर झटक कर फिर टीवी प्रोग्राम को तवज्जो से देखने लगी। मैं उसके दिमाग से चुपचाप वापस चला आया। उसे छेड़ना मुनासिब नहीं था। मैं दिमागी तौर पर कुटिया में हाजिर हो गया। उस वक्त रात के 12 बजने वाले थे। मैंने मुस्कुराकर रसवंती को देखते हुए कहा, अब बिल्कुल फुर्सत है, तुमसे सुबह रुखसत होने तक तुम्हारे साथ दिमागी तौर पर हाजिर होऊंगा। उसके होंठ खुशी से मुस्कुराने लगे और आंखें रोने लगी। वो रात हमारे मिलन की आखिरी रात थी, जब 2 दिन की जिंदगी रह जाए और ये मालूम हो कि दूसरी सुबह हम जिंदा रहने के बावजूद एक दूसरे के लिए मर जाएंगे, एक दूसरे को हमारी आंखें नहीं देख सकेंगी, तो हमारी मुट्ठी में जितना भी वक्त होता है वही सारी जिंदगी का सरमाया होता है। इसलिए हम वो वक्त जाग जाग कर बातें करते करते गुजारने लगे। उस रात वो खूब रोती रही, मैं उसके आंसू पहुंचता रहा, वो टूट टूट कर बिखरती रही, मैं मोहब्बत से समेटता रहा। वो मेरे सामने पालती मारकर हाथ जोड़कर मेरी पूजा करने के लिए बैठ गई। मैंने उसके दोनों हाथों को थामकर कहा, नहीं रसवंती, मुझे भगवान समझकर ना पूजना, ये हमारे मजहब में शिरक है। हमें मोहब्बत की हद तक मोहब्बत करना चाहिए। हम सिर्फ खुदा से ही मोहब्बत की हद तक मोहब्बत कर सकती हैं। वो रोते हुए बोली, हम हिंदू औरतें अपने पति के रूप में अपने भगवान को देखती हैं। हमारी मोहब्बत और वफादारी की इंतहा यह है कि हम अपने पति को इंसान से भगवान बना देती हैं। अगर मैं तुम्हें अपना भगवान ना समझती तो अपने भगवान को छोड़कर एक मुसलमान से शादी न करती। जब मैंने तुम्हें अपना बनाया तो तुम मेरे लिए ना हिंदू थे ना मुसलमान, तुम सिर्फ मोहब्बत थे। वो मोहब्बत जिसे मैं भगवान कहती हूँ तुम खुदा कहते हो। ये मेरा अपना नजरिया है, अपना अकीदा है, अपनी मोहब्बत की इंतहा है। तुम मुझे मेरी मोहब्बत की इंतहा तक पहुंचने से नहीं रोक सकते। अभी रोकोगे तो तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे तसव्वुर की पूजा करूंगी, तुम्हारे नाम की माला जपूंगी। तुम नहीं रहोगे तो अपनी कोख से तुम्हारी खुशियों का जन्म दूंगी, उसकी खिदमत करूंगी, उसकी परवरिश करूंगी, उसे दूसरा फरहाद बनाऊंगी। जिस तरह पूजा से पहले फूल चढ़ाती हैं, दिया जलाती हैं, उसी तरह तुम्हारे बच्चे को दिए की तरह रोशन रखूंगी और इस रोशनी में तुम्हारी पूजा करती रहूंगी। क्या तुम मुझे इसे रोक सकती हो? मैंने इनकार में सर हिलाकर कहा, नहीं, मैं जुबान से समझा सकता हूँ, हाथ से नहीं रोक सकता। किसी को भी उसके अकीदे से और उसके नजरिए से बाज नहीं रखा जा सकता। हम बातें करते रहे, रात गुजरती रही। सुबह होते होते रसवंती की आंखों में आंसू खुश्क हो गए। उसे सब्र आ गया, यह समझ आ गई कि रोते रहने से
वक्त अपनी मनमानी से बाज नहीं आता। वक्त के मुताबिक जो होना है वही होता है और इंसान को उसे बर्दाश्त करना पड़ता है। फिर अच्छे वक्त का इंतजार करने के लिए अपने अंदर हौसला पैदा करना पड़ता है। रसवंती में वही हौसला पैदा होने लगा। सुबह 6 बजे मैंने गुस्ल वगैरह से फारिग होकर रसवंती और गुलाम के साथ बैठकर नाश्ता किया। रसवंती से एक लुकमा भी चबाया नहीं जा रहा था, लेकिन मैंने ख्याल ख्वानी के जरिए उसे अच्छी तरह नाश्ता कराया, चाय पिलाई। फिर हम सब बस्ती से निकलकर उस जगह पहुंचे जहां मेरे लिए हेलीकॉप्टर आ चुका था। हमने इस बात का ख्याल रखा था कि प्रोफेसर बर्नार्ड रसल और उसके असिस्टेंट को मेरी रवानगी का इल्म ना हो, इसलिए उन्हें पिछली रात ही किसी दूसरी जगह ले जाकर कैद कर दिया गया था। गुलाम ने यकीन दिलाया था कि मेरे जाने के बाद भी उन्हें मेरे मुतल्लिक लाइलम रखा जाएगा। प्रोफेसर और उसके मातियत को रिहा करके किसी दूसरी जगह पहुंचा दिया जाएगा ताकि वो अपने वतन वापस चले जाएं और इस बात का भी इल्म ना हो सके कि रसवंती गुलाम के पास रह गई है। रुखसत होते वक्त रसवंती फिर हजार जब्त के बावजूद रोने लगी। मैंने उसे बहुत प्यार से समझाया, तसल्लियां दी कि जिस्मानी तौर पर अलग हो रहा हूं मगर दिमागी तौर पर आता रहूंगा। बहुत कुछ तसल्लियां देने के बाद मैं हेलीकॉप्टर में आकर सवार हो गया। वो रोते रोते बार बार हाथ हिलाती रही, मुझे अलविदा कहती रही। फिर हेलीकॉप्टर फिजा में बुलंद होने लगा, मुझे रसवंती से दूर करने लगा। उसके बाद वो वक्त भी आया जब वो निगाहों से ओझल हो गई। अब हम एक दूसरे को नहीं देख सकते थे। जब वो नजर नहीं आई तब मैंने उसके दिमाग में पहुंचकर कहा, रसवंती तुम मुझे नहीं देख रही और मैं भी तुम्हें नहीं देख रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हारे पास मौजूद हूं, ठीक है ना? उसने इस बात में सर हिलाया। मैंने कहा, जब ये दुरुस्त है कि मैं तुम्हारे पास मौजूद हूं तो फिर रोना किस बात का? चलो आंसू पहुंच लो और गुलाम के साथ बस्ती में वापस जाओ। वो आंसू पहुंचते हुए गुलाम के साथ वापस जाने लगी। गुलाम ने कहा, मालिका आका अब रुखसत हो चुकी हैं, अगर आप राजी हो तो हम कल ही यहां से रवाना हो जाएं। मेरी नजर में एक ऐसी बस्ती है जहां आप सारी दुनिया वालों से छुप कर रह सकती हैं। उस बस्ती में तमाम लोग मेरे अपने हैं, कोई आपकी बात बस्ती से बाहर नहीं पहुंचाएगा। वो आंसू भरे लहजे में बोले, ठीक है, मैं भी अब इस बस्ती में नहीं रहना चाहती, जो मुनासिब समझते हो करो। मैं उसके दिमाग से निकल आया। सफर के आगाज में मैं उन सबके दिमागों को पढ़ चुका था जो इस वक्त हेलीकॉप्टर में बैठे हुए थे और मुझे एक नामालूम मंजिल की तरफ ले जा रहे थे। मैंने अपने पास बैठे हुए एक मुसल्लम मुहाफिज से पूछा, कितनी देर का सफर है? उसने अदब से जवाब दिया, जनाब हम 1.5 या 2 घंटे में एक मखसूस मुकाम तक पहुंच जाएंगे। क्या वहां कोई चार्टर्ड तैयारा आएगा? जी नहीं, एक मुसाफिर बरदार तैयारा है, उसे गैर कानूनी तौर पर वहां उतारा जाएगा। आप सवार होंगे, फिर वो अपनी परवाज जारी रखेगा। उस तैयारे में जो दूसरे लोग मौजूद होंगे, क्या वो गैर कानूनी प्राइवेट लैंडिंग की इत्तला मुतलका हुकाम तक नहीं पहुंचाएंगे? उसने मुस्कुराकर कहा, जी नहीं, उस मुसाफिर बरदार तैयारे में सारे के सारे मुसाफिर हमारे अपने हैं। उस जहाज का अमला भी हमारे इशारे पर चलता है। मौसम की खराबी या ईंधन की कमी का बहाना करके वो तैयारा अपने रूट से जरा हटेगा, आपके सवार होने के बाद फिर अपने रूट पर परवाज शुरू कर देगा। मैं इत्मीनान से सीट की पुश्त से टेक लगाकर आंखें बंद करते हुए मरजाना के दिमाग में पहुंच गया। वो, उसकी अम्मी, मास्टर अब्दुल्ला, मिस्टर जैक्सन और हशमत बेग और दूसरे मुसल्ला जवान एक बड़े से हॉल में बैठे हुए थे। वो सब के सब मेरे मुंतजिर थे। मैंने मास्टर से कहा, मैं आ गया हूं, आप काम शुरू करा दें। मैंने जैक्सन के दिमाग से मालूम किया, हशमत बेग को उस व्हील चेयर के साथ इतनी मजबूती से बांधा गया था कि वो हरकत नहीं कर सकता था। मैंने जैक्सन से कहा, आप बॉम्ब को इसके सीने से बांध सकते हैं, लेकिन कोई खतरा हो तो मरजाना और उसकी अम्मी को वहां से दूर भेज दें। खतरे की बात नहीं है, आप इत्मीनान रखें। ये दोनों तार मजबूती से अपनी जगह कायम है। इनमें से कोई भी तार उसी वक्त अपनी जगह छोड़ सकता है जब उसे हाथों से पकड़कर हटाया जाए। मैंने उसे इजाजत दे दी। हशमत बेग की हालत काबिले दीद थी। मैं देख तो नहीं सकता था, उसके दिमाग से समझ सकता था। वह सर से पांव तक थर थर कांप रहा था। उसके मुंह से अजीब अजीब आवाजें निकल रही थी, आंखों से आंसू बह रहे थे। वो सायरा बानू को ऐसे देख रहा था जैसे नजरों ही नजरों में गिड़गिड़ा रहा हो। सायरा बानू ने उसकी तरफ से मुंह फेर लिया। जैक्सन के 2 असिस्टेंट उस बॉम्ब को 2 तरफा बेल्ट को 2 तरफ से पकड़कर ट्रॉली से उठाते हुए हशमत बेग की तरफ जाने लगे। तभी ठिठक कर रुक गए। सबने चौंक कर हशमत बेग को देखा, फिर नागवारी से मुंह बनाया। सायरा बानो और मरजाना फौरन ही अपनी नाक पर कपड़ा रखकर वहां से उठ गई, फिर तेजी से चलते हुए हॉल से बाहर निकल गई। मैंने मास्टर के दिमाग में झांक कर देखा, वो भी तेजी से चलता हुआ हॉल से बाहर जा रहा था। फिर दरवाजे के पास से पलटकर नागवारी से अपने एक मातियत को हुक्म दिया, इस कमबख्त की सफाई कराओ, हम 15 मिनट के बाद आएंगे। ये कहकर वो हॉल से बाहर चला गया। मैं मरजाना के पास पहुंच गया।
वो दूसरे कमरे में पहुंचकर अपनी अम्मी से कह रही थी, कमबख्त निहायत ही बुज़दिल निकला, मैं सोच भी नहीं सकती थी ये तो बच्चों से भी क्या गुजरा है। सायरा बानो ने थके हुए अंदाज में एक सोफे पर बैठते हुए कहा, बेटी मेरा दिल भी बहुत कमजोर है, मेरा बस चले तो मैं उसे माफ कर दूं। मरजाना ने ताज्जुब से अपनी अम्मी को देखते हुए पूछा, कि आप क्या कह रही हैं? जिसने कदम कदम पर आपको रुलाया है, आपको बर्बाद किया है, आप उसे माफ कर देंगी? हाँ, मुझसे किसी के आंसू नहीं देखे जाते। देखो तो उसकी क्या हालत हो गई है, अभी से अधमुआ हो चला है। जब वो बॉम्ब बांधा जाएगा तो शायद दम ही निकल जाए। मरजाना ने नफरत से कहा, इस जलील को मर जाना चाहिए। मुझे तो आप पर हैरत है कि इतने जलील दुश्मन को माफ कर देना चाहती हैं, उस पर रहम खा रही हैं। मुझे किसी हशमत बेग से हमदर्दी नहीं है, मुझे इंसानों से हमदर्दी है। मैं किसी का दुख नहीं देख सकती, इसीलिए तो आप बचपन ही से तबाह होती आई हैं। अगर आप उसे नहीं देख सकती हैं तो यहां चुपचाप बैठी रहें, मैं आपको वहां नहीं जाने दूंगी। मेरा बस चले तो मैं उसकी बोटी बोटी काट कर उसका कीमा करके चील कौवों को खिला दूं। वो एक सर्द आह भरकर बोली, ये अजीब दुनिया है, यहाँ एक जालिम दूसरे को भी जालिम बना देता है। तुम ऐसी ना होती जैसी अब हो। तुम एक मशरकी लड़की होती, सीधे साधे अंदाज में जवान होती और दुल्हन बनकर अपने ससुराल चली जाती, लेकिन उसके जुल्म ने तुम्हें भी एक लड़की से पत्थर बना दिया है। अम्मी, इस दुनिया में यही होता है, अगर आदमी पत्थर ना बने तो उसे दूसरे तोड़ कर रख देते हैं। हमें पत्थर नहीं फौलाद बनना चाहिए, जैसे मैं बन चुकी हूं। ये वही हशमत बेग है ना, जिसने 20 बरस तक मुझे आपसे जुदा रखा। ये वही हशमत बेग है जिसने 30 घंटे तक आपके गले से मौत को बांध कर रखा, हमारी बेबसी का मजाक उड़ाता रहा। उस वक्त जुल्म करते वक्त ये बच्चों की तरह नहीं रोया। उसे बिल्कुल याद नहीं आया कि कुदरत उसे भी जिंदगी के किसी मोड़ पर कमजोर बनाएगा। आज कुदरत ने उसे कमजोर बनाया है तो बनने दीजिए, उसके जरिए दूसरों को इबरत हासिल करने दीजिए। आप यहाँ चुपचाप बैठी रहेंगी, मैं जा रही हूँ। सायरा बानो वहां सर झुकाए बैठी रही। वो जुल्म का तमाशा नहीं देखना चाहती थी। बेशक हशमत बेग के साथ जो कुछ हो रहा था वो भी जुल्म था, लेकिन वो एक मजबूरी भी थी। दूसरे जालिम को एहसास दिलाना था कि देखो, जैसा तुम करोगे वैसा भरोगे। जो दूसरों के लिए करते आए हो वही तुम्हारे आगे भी आएगा, और उनके आगे आ रहा था। हशमत बेग की बुजली और कमजोरी के पेश नजर एक डॉक्टर तलब कर लिया गया। आधे घंटे के बाद वो बॉम्ब उसके सीने से बांध दिया गया। उसकी हालत ऐसी थी जैसे वो जिंदा ना हो। आहिस्ता आहिस्ता सांस चल रही थी, आंखें बंद थी और वो बिल्कुल मुर्दा नजर आ रहा था। डॉक्टर कभी कभी उसकी नब्ज टटोलता था और मुतमईन हो जाता था। जब वो लोग अपने काम से फारिग हो गए तो उसे छोड़कर दूर हट गए। वो कुर्सी पर बंधा हुआ बैठा था। मरजाना ने आवाज दी, हशमत बेग, तुम जिंदा हो मगर मुर्दों से बदतर हो। मेरी आवाज तुम्हारे कानों तक पहुंच रही है मगर तुम्हारी आवाज मर चुकी है। वो मेरी बात का जवाब नहीं दे सकेगी। तुम्हारी आंखें तुम्हारे बस में नहीं है। तुम चाहो तो पलकें उठाकर मुझे नहीं देख सकोगे। इसे कहते हैं मुर्दनी छा जाना, मौत से पहले मौत आ जाना। अब इस हालत में रहकर तुम समझ सकते हो कि मेरी अम्मी पर क्या गुजरती रही होगी। उन्होंने किस हौसले से मौत को अपने सीने पर 30 घंटे तक उठाए रखा था। वो कितनी हौसलामंद खातून है। तुम औरतों से भी गए गुजरे हो, थू है तुम पर। मास्टर अब्दुल्ला के मातहत हशमत बेग को वहां से ले गए। वो जलाल बेग को इतला दे चुके थे। उसके मुताबिक वो उसे हाईवे के एक मुकाम पर पहुंचाने जा रहे थे। जब वो चले गए तो मैंने मास्टर को मुखातिब करते हुए कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ इस हद तक ताउन किया। फरहाद साहिब, आप शर्मिंदा करते हैं, हम तो आपके खिदमतगार हैं, फरमाइए और कोई हुक्म। हाँ, अभी कुछ और काम बाकी है। पहली बात तो ये कि लेडी सायरा बानो को बाहिफाजत पाकिस्तान पहुंचाने के इंतजाम किए जाएं। जलाल बेग इन माँ बेटी को किसी तरह गिरफ्त में लेने के लिए अपनी आखिरी कोशिश और अपना आखिरी वार और अपना आखिरी जरिया और अपना आखिरी पैसा भी सरफ कर देगा। मैं चाहता हूं कि आप बहुत मोहतात होकर बहुत ही कड़ी निगरानी में लेडी सायरा बानो को पाकिस्तान पहुंचा दें, और वहां भी कुछ ऐसे खुफिया इंतजाम करें कि हर दम उनकी निगरानी होती रहे। ये हो जाएगा, हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं। और कोई हुक्म? उसके बाद मरजाना को मेकअप के जरिए कुछ तब्दील किया जाए ताकि वो चेहरे से पहचानी ना जा सके। फिर आप उसे लंदन रवाना कर दें, यह भी हो जाएगा। सुपर मास्टर तक ये बात पहुंचाई जाए कि मैं सायरा बानो की बहुत ही जबरदस्त निगरानी चाहता हूं। ये जिम्मेदारी बराह रास्त सुपर मास्टर पर होगी। उन तक जलाल बेग का कोई आदमी पहुंचने ना पाए। मैं सुपर मास्टर तक आपके अल्फाज पहुंचा दूंगा। मैं मरजाना के पास आया। वो अब अपनी अम्मी के पास पहुंच गई थी। मैंने उसे बताया कि उसकी अम्मी को पाकिस्तान भेजने और उसको लंदन पहुंचाने के इंतजामात किए जा रही हैं।
मरजाना ने ये बात सायरा बानो को बताई। वो उदास होकर बोली, बेटी तुम और फरहाद मुझे दूर कर देना चाहते हो। क्या कोई ऐसी सूरत नहीं हो सकती कि मैं तुम्हारे करीब रहूं? मेरा दिल कहीं नहीं लगेगा। अम्मी, दिल को लगाना होगा, वहां जमाल साहिब तो होंगे। सायरा बानो ने मीठी नाराजगी से देखते हुए पूछा, तुम शरारत से बाज नहीं आओगी? वो मुस्कुराती हुई अपनी माँ के करीब आई, फिर उनकी गर्दन में बाहें डालकर बोली, हाय अम्मी, वो दिन कब आएगा जब मैं आपको दुल्हन बनाऊंगी? वो झीम कर बोली, देखो बकवास ना करो, मैं शादी नहीं करूंगी। मरजाना ने कहा, लड़कियां शादी से पहले यूं ही इनकार करती हैं, मगर दिल में लड्डू फूटते रहती हैं। क्या मैं तुम्हें लड़की नजर आ रही हूं? क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? उसने माँ से लिपट कर कहा, हाय अम्मी, आपका मजाक उड़ाऊं तो मैं मर जाऊं। आप नहीं जानती कि मुझे कितनी खुशी हो रही है। आपको मोहब्बत मिले, तहफ्फुज मिले, खुशी मिले, तो मुझसे ज्यादा खुशी किसे हो सकती है? उन्होंने कहा, बात कहां से कहां पहुंच गई। मैं तुम्हें छोड़कर जाने से इनकार कर रही हूं और तुम मेरी शादी के ख्वाब देख रही हो। जब तक मेरा इलाज नहीं होता उस वक्त तक आपको मुझसे दूर ही रहना चाहिए। मैं तब्दील होकर आ जाऊंगी तो फिर आपकी मुहाफिज बनकर आपके साथ रहा करूंगी। हम कभी एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे। अब भी मजबूरी है, आपको जाना ही होगा। मैं थोड़ी देर तक उनकी बातें सुनता रहा, फिर सोनिया के पास पहुंच गया। इस वक्त वो एक कद्यावर आईने के सामने बैठी हुई थी। उसके सामने मेकअप का बहुत सा सामान बिखरा हुआ था और वो अपने चेहरे पर तब्दीलियां ला रही थी। उसके लंदन जाने के इंतजामात मुकम्मल हो गए थे। इस वक्त वो सोच रही थी, मैं मेकअप के जरिए सारी दुनिया वालों से अपने चेहरे को छुपा लूंगी। कोई मुझे सोनिया की हैसियत से पहचान नहीं सकेगा। क्या ये अच्छा होता कि फरहाद भी मुझे पहचान ना सकता और मुझ तक पहुंच ना सकता? वो तो किसी वक्त भी मेरे दिमाग में पहुंच जाएगा, मालूम कर लेगा कि मैं किस किस्म का मेकअप कर रही हूं। मैं मुस्कुराते हुए उसकी सोच पढ़ रहा था। वो चाहती थी कि जिस तरह उसकी सूंघने की हिस्स खत्म हो गई है, मेरी टेलीपैथी की सलाहियत भी इसी हद तक कम हो जाए कि मैं उसकी सोच ना पढ़ सकूं, ख्याल खुआनी के जरिए उसके करीब ना आ सकूं और ना उसे पहचान सकूं। मैंने सोचा, क्यों ना मैं सोनिया की ख्वाहिश पूरी कर दूं, उसे खुश करने के लिए जाहिर कर दूं कि मेरी टेलीपैथी की सलाहियतें किसी हादसे में खत्म हो गई हैं और अब मैं ख्याल खुआनी के काबिल नहीं रहा हूं। अगर मैं ये ड्रामा खेल लूं तो उसे एक तरफ अफसोस होगा कि मैं अपनी सलाहियत से महरूम हो गया, दूसरी तरफ गैर शऊरी तौर पर इत्मीनान होगा कि अब मैं उस पर हावी नहीं रहूंगा, उसके करीब नहीं आ सकूंगा। वो चुपके मेरे आसपास रहेगी और फिर जो कुछ होगा वो दिलचस्प तमाशा होगा। ये सोचकर मैंने उसे मुखातिब नहीं किया। उसके पास से वापस मुड़कर मरजाना के पास पहुंचा और बड़ी ही कमजोर सी सोच में उसे मुखातिब करते हुए कहा, मरजाना, अचानक ही मेरे सर पर शदीद चोट लगी है। शायद अब मैं ख्याल खुआनी न कर सकूं। सेहतयाब होने के बाद शायद मेरी सलाहियत फिर मेरे काम आ सके। फिलहाल मैं आखिरी बार तुमसे मुखातिब हूं। तुम मास्टर अब्दुल्ला से कहो कि वो पेरिस के मास्टर से राब्ता कायम करें और सोनिया से कह दें कि डियर जमाल को बाहिफाजत पाकिस्तान पहुंचाने के फौरी इंतजाम किए जाएं। मरजाना ने परेशान होकर पूछा, तुम्हें चोट कैसे लगी? अब यहाँ के मास्टर से बात करती हूँ, लेकिन तुम्हारी टेलीपैथी की सलाहियत बहाल रहनी चाहिए, वरना हम सब के लिए परेशानियां बढ़ जाएंगी। फिक्र ना करो, मैं अपना इलाज कराऊंगा और जल्द से जल्द लंदन पहुंचने की कोशिश करूंगा। फिलहाल तुम कहाँ हो? मैं अभी तक जंगल में ही भटक रहा हूं। वहां से किसी आबादी तक पहुंचूंगा और किसी डॉक्टर से इलाज कराऊंगा। उसने पूछा, रसवंती कहाँ है? मैंने उसे गुलाम की हिफाजत में छोड़ दिया है, उसकी तरफ से इत्मीनान है। मैं ज्यादा बातें नहीं कर सकता, मेरी तबीयत बिगड़ती जा रही है। खुदा हाफिज। ये कहकर मैं खामोश हो गया और उसकी सोच को पढ़ने लगा। वो मेरे लिए फिक्रमंद हो गई थी और सोच रही थी कि मास्टर के जरिए पेरिस में सोनिया से राब्ता कायम करेगी और उसे मेरी अलालत की खबर सुनाएगी। मैं मुस्कुराने लगा। मैं जानता था कि जब यह खबर सोनिया को मालूम होगी तो वो भी मेरे लिए फिक्रमंद हो जाएगी। फिर रफ्ता रफ्ता उसे इतला भी मिलेगी कि मैं ख्याल खुआनी के काबिल नहीं रहा हूं। उसे अफसोस तो होगा, लेकिन उसकी दिली मुराद पूरी हो जाएगी और वो मुझसे आंख मचोली खेलना शुरू कर देगी। मैंने सोचा, लंदन में सोनिया के साथ आंख मचोली खेलने में बड़ा मजा आएगा, बशर्ते कि इस खेल के लिए पहले से मुकम्मल इंतजामात हो जाएं। ये सोचकर मैंने मास्टर क्रोटा मांगा से कहा, मास्टर, मैं लंदन के मास्टर से राब्ता कायम करना चाहता हूँ। मुझे मालूम होना चाहिए कि आखिर मैं सुपर मास्टर के किन लोगों के दरमियान जा रहा हूँ। क्रोटा मांगा ने कहा, जनाब, आप थोड़ी देर सब्र कर लें, हेलीकॉप्टर का सफर खत्म होगा और त्यारे का सफर शुरू होगा तो सभी से आपका तारुफ हो जाएगा। इस त्यारे में बहुत से लोग मौजूद होंगे। मैंने पूछा, आप मेरा एक काम करेंगे? एक क्या 1000 काम बताएं, मैं आपका खिदमतगार हूं। मास्टर, मैं लंदन पहुंचकर अपने तमाम साथियों से छुपकर रहना चाहता हूं, खुसूसन सोनिया और मरजाना से छुपकर रहूंगा
तो दुश्मन उनके जरिए मुझ तक नहीं पहुंच सकेंगे और मेरे जरिए उन लोगों तक नहीं पहुंच पाएंगे। मैं चुपचाप ख्याल ख्वानी के जरिए उनकी खैरियत मालूम करता रहूंगा, लेकिन ख्याल ख्वानी के जरिए सोनिया और मरजाना से राब्ता कायम नहीं करूंगा। मैं ये तासुर देना चाहता हूं कि फरहाद कहीं गुम हो गया है और उसकी कोई खबर नहीं मिल रही है। मास्टर ने कहा, आपकी ये प्लानिंग बहुत अच्छी है, जितनी एहतियात बरती जाए उतना ही बेहतर है। अगर सोनिया मरजाना आपसे मेरे मुतालिक दरियाफ्त करें तो आप ये कह दें कि मुझे उस जंगल से निकालकर लंदन पहुंचाने के लिए एक त्यारा भेजा गया था। मैं उस त्यारे में सवार होकर लंदन जाने के बजाय इटली में उतर गया था। उसके बाद मेरी कोई खबर नहीं मिली। अच्छी बात है जनाब, मादाम सोनिया और मरजाना मुझसे पूछेंगी तो मैं यही जवाब दूंगा। मैं मास्टर का शुक्रिया अदा करके उससे रुखसत हो गया। अब मैंने सोचा कि जब लंदन के मास्टर से राब्ता कायम होगा तो उसे भी यही समझा दूंगा। इस तरह सोनिया से आंख मचोली खेलने के इंतजामात मुकम्मल हो जाएंगे। यूं भी यह महज एक मजाक ना होता, एक खेल ना होता, एहतियातन भी ऐसा करना जरूरी था।